हो रहा है, व्हाट वी आर सीइंग अराउंड अस इन टर्म्स ऑफ एक टॉक्सिक मैस्कुलिन एनवायरनमेंट, क्यों हो रहा है? लड़कों को लगने लग गया है कि लड़कों के लिए एम्पैथी नहीं है। एंड हिस्टोरिकली चक्कर ये है कि शायद हमने लड़कों को कभी रोने के लिए इंकरेज नहीं किया, हमने एक्सप्रेस करने के लिए इंकरेज नहीं किया, तो देखा जाए तो लड़कों ने ही लड़के के लिए एम्पैथी नहीं दिखाई। एक ना एनिमल फिल्म, आपने भी एक बार जिक्र किया था उसका, एनिमल फिल्म के अंदर एक बहुत डायलॉग बोलता है जो रणबीर कपूर का कैरेक्टर उसके अंदर, वेयर ही गेट्स एंग्री एंड सेज कि लड़कों को पता है वॉर के लिए भेजा गया है और मैं हमारी नेचर ही है वॉर करना, सो दैट इज व्हाई आई एम फाइटिंग, आई एम बैटलिंग। बट ये ऑब्वियसली बात नहीं करते कि वॉर भी तो आदमी ने भेजा तुम्हें। Men are sending other men to war. Men are fighting these battles that don't need to be fought in today's times. तो एम्पैथी, मैं आपसे एम्पैथी की बात करना चाहता हूँ क्योंकि आपने पहले भी बात की है। हाउ डू वी गेट men to have empathy for themselves सबसे पहले, and then for other people around? दरअसल जो ये सेक्स और जेंडर की डिबेट पहली बार शुरू हुई तो 1940s में एक बहुत बड़े थिंकर थे, सिमोन द बोवेल, आपने नाम सुना होगा, द सेकंड सेक्स, उनकी बहुत फेमस बुक है। उस किताब के इंट्रोडक्शन में एक लाइन आती है कि वुमन इज नॉट बॉर्न, शी इज मेड सो। द कंसेप्ट ऑफ वुमन इज नॉट बायोलॉजिकल, इट इज कल्चरल। इसका सही जवाब यह है कि इवन द मैन इज नॉट बॉर्न, ही इज मेड सो। तो मैन और वुमन के जो कंसेप्ट हैं सोशल हैं, सोसाइटी बनाती है। पेट्रियार्की के बहुत फायदे पुरुषों को हैं, ठीक बात है, पेट्रियार्की के नुकसान भी कम नहीं है, पुरुषों को भी, उनको भी नुकसान है। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी अगर आप सर्च करेंगे नेट पे तो आप पाएंगे कि टॉक्सिक उसको कहने की वजह यह है, दैट इज नॉट बैड ओनली फॉर द वुमेन, दैट इज ऑल्सो बैड फॉर द मेन। तो टॉक्सिक का मतलब यह है कि वो खुद को भी हार्म कर रहे हैं। लोग कैसे हार्म करते हैं? क्योंकि जिसको ये क्रेज है कि मैं बहुत मैस्कुलिन हूं, जैसे एनिमल फिल्म का जो कैरेक्टर है, उसको अपने अल्फा मेल होने पे बड़ा गुरूर है। अल्फा मेल अच्छा, अल्फा मेल वाला कंसेप्ट ह्यूमन सोसाइटी पे अप्लाई नहीं होता है, ये एनिमल्स पे, वुल्फ्स पे अप्लाई होता है बेसिकली। तो जो जूलॉजिस्ट हैं वो इन कंसेप्ट को यूज करते हैं जंगली जानवरों के लिए। हम जंगल से बहुत आगे निकल चुके हैं। जो जंगल में रुके हुए हैं वो अल्फा मेल बनने के चक्कर में है। जो जंगल से आ गए हैं समाज में, उनको अल्फा मेल बनने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो कंसेप्ट ह्यूमन सोसाइटी का है ही नहीं। आदमी औरत में और नर और मादा में कुछ तो अंतर बचा के रखना पड़ेगा। तो ये जो मैस्कुलिन होने का कॉन्सेप्ट है, इसका नुकसान क्या होता है? जैसे मैं तो एक अच्छे परिवार में था तो मुझे बहुत सिखाया नहीं गया, लेकिन मान लीजिए अगर मैं ऐसा होता, मुझे क्या सिखाया जाता? रोना बिल्कुल नहीं है। हम उस माहौल में रहे कि रोना बुरी बात मानी जाती थी, तो रोना हमने छोड़ दिया था बहुत पहले। मैं शायद पिछले बहुत सालों से नहीं रोया, केवल एक दिन जब मेरी माँ की मृत्यु हुई तब मैं करीब 1 महीना बोल नहीं पाया। मतलब मैं जैसे बोलता था मुझे रोना आता था, तो मैं फिर बोल नहीं पा रहा था। करीब 1 महीना मुझे लगा, विच वॉज वेरी शॉकिंग फॉर मी। मुझे लगता था कि मैं तो इमोशनलेस आदमी हूं, क्या फर्क पड़ेगा, किसी भी चीज से क्या फर्क पड़ेगा, मैं बहुत न्यूट्रल हूं, मैं बड़े से बड़े सुख और दुख को बहुत इजीली मतलब पचा लेता हूं, तो मुझे बहुत फर्क पड़ता नहीं है। पर जब फर्क पड़ा तो मुझे बड़ा खुशी भी हुई कि चलो अंदर एक इंसान बचा हुआ है, भी मैस्कुलिनिटी इतनी हैवी नहीं हो गई है। अब मैस्कुलिनिटी का मतलब क्या है? थोड़े लंबे चौड़े हैं, थोड़ा हाथ में मछलियां फुला लेंगे, ये सब कर लेंगे, दिखेंगे रौब वाले। आजकल मूछ दाढ़ी का कॉन्सेप्ट है, लंबी दाढ़ी रखनी है, वो भी कर लेंगे, थोड़े स्मार्ट देखेंगे, ये सब तो हो गया। फिर आप महिलाओं से नफरत करने लगेंगे, या डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे, या उन्हें सिर्फ ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। उससे ये कहना कि मेरा जूता लिक करो, कितना इनह्यूमन है। क्या बचता है इसके बाद रिश्ते में? टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का सबसे बड़ा नुकसान उस आदमी के साथ क्या होता है कि दुनिया में एक भी व्यक्ति नहीं बचता जो उससे प्यार करे। उसकी पत्नी, उसकी माँ, उसकी बेटी उससे प्यार नहीं कर पाते, डरते हैं। और अगर आपसे लोग डरते हैं और आपको इसमें खुशी है तो ये गधापन है। होना ये चाहिए कि आपके होने से लोग अच्छा फील करें। मैं अपने घर जाऊं, मेरी पत्नी को खुशी हो, न कि ये तनाव हो कि अरे अरे आ गया अब टेंशन देगा। मेरी बेटी सहम न जाए कि पापा आ रहे हैं, पढ़ने के लिए बैठ जाओ या सो जाओ चुपके से, नहीं तो पापा मारेंगे। इससे आप मैस्कुलिन तो हो जाएंगे, लेकिन कोई आपको प्यार करेगा ही नहीं। एंड इफ नोबडी लव्स यू देन यू आर रियली लोनली। इससे बड़ा अकेलापन कोई नहीं है कि आप इमोशनली किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, जंगली बनने के चक्कर में।
ये जंगली होना है। मर्द फिल्म आई थी जब हम छोटे थे, कितनी गंदी बात उस फिल्म में थी कि दारा सिंह जा रहा है, बच्चा अभी पैदा ही हुआ है, शायद चाकू से उसकी छाती पे लिखा मर्द, खून से लिखा मर्द। मैस्कुलिनिटी का हिंदी ट्रांसलेशन मर्दानगी ही होता है। और फिर वो फिल्म क्या कह रही है, मर्द को दर्द नहीं होता। और हमारा सारा बचपन इस चक्कर में गुजर गया कि दर्द नहीं होना चाहिए हमें। कितना बड़ा गधापन था। 1990s में एक फिल्म डर आई जिसने पहली बार मैस्कुलिन लव को दिखाया। एनिमल वेनिमल तो बहुत बात की चीजें हैं। उसमें शाहरुख खान है और वो हीरोइन जो जूही चावला थी, वो मना करती है और फिर गाना गा रहा है, तू हां कर या ना कर, तू है मेरी किरण। मतलब उसकी हां ना से मतलब ही नहीं है उसको। तू हां करे तो भी, तू ना करे तो भी, तू है मेरी ही। ये लवर है कि रेपिस्ट है? ये कैसी सेंस है? ये होती है क्रूड मस्कुलिनिटी। कॉम्प्लिसिट भी होती है, जो कल्चरली बड़ी अच्छी लगती है सब लोग। क्या बात है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। क्या बात है यार, तुम एक ऑब्जेक्ट हो, मेरे लिए बनाई गई हो। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए। मैं कौन सा लाट साहब हूं? अजीब लाट साहब भी है कि मेरे लिए आसमान से बुलाया गया। तुम्हारी अपनी कोई जिंदगी नहीं है, अपना कोई करियर नहीं है, अपने कोई सपने नहीं है। तुम्हें केवल ये करना है कि मेरी जिंदगी में सेंस ऑफ कॉम्प्लीशन आ जाए, तुम सिर्फ उसके लिए पैदा हुई हो। ये जो ओवर एक्सपेक्टेशंस हैं, ऐसा नहीं कि महिलाएं नहीं करती हैं, महिलाएं भी ऐसी बातें करती हैं। पुरुष भी कई बार ऑब्जेक्टिफाई होते हैं, और ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ मेन भी उतनी ही बुरी बात है जितना ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ विमेन है। दोनों तरफ बुरा है, पर मेजॉरिटी में आपको ये मेल वॉइसेस में दिखेगा, फीमेल वॉइसेस में कम दिखेगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फीमेल्स एकदम ठीक है हमेशा। टॉक्सिक मदरहुड भी होती है, टॉक्सिक वाइफ्स भी होती हैं। ये टॉक्सिसिटी उन्हीं का नुकसान नहीं करती, अपना भी करती, क्योंकि अल्टीमेटली देयर इज नो वन हु लव्स यू, हु केयर्स फॉर यू। ये पॉइंट ऑफ व्यू देखने की जरूरत है। और मतलब मेरा वही मानना है कि खराब कंटेंट का सामना अच्छे कंटेंट से ही करेंगे तो बात बनेगी, अदरवाइज बात बनेगी नहीं। और लड़कों को थोड़ा एम्पैथी से देखने की भी जरूरत है। एक बात ये भी समझनी है कि दूसरों का दर्द महसूस करने की ताकत जो है ना, सैडली ये थोड़ा टाइम के साथ आती है। इससे थोड़ा प्रीमेच्योर हम कर सकते हैं सही ट्रेनिंग से। स्कूल में, घरों में थोड़ी परवरिश थोड़ी बेहतर हो तो ट्रेनिंग मिलती है। बहुत हमें होपलेस होने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन हाँ, विद द हेल्प ऑफ गुड कंटेंट लाइक योर्स वी कैन हैंडल दिस टू सम एक्सटेंट। देखो, हम लोग पशुओं से ही मनुष्य बने हैं, इसमें तो भरोसा है आपको? या आपको लग रहा है कि नहीं पहले मनुष्य ही थे? मैं एक अजीब सी बात आपसे कर रहा हूं, पर एथिक्स की दुनिया में सब अजीब सी बातें करना बहुत जरूरी होता है कि हमें कंसेप्ट समझ में आ जाए। ये बताएं, पशु पक्षियों का स्वभाव हमने देखा है। पशु पक्षियों में सेक्स की जो इच्छा है, जो यौन इच्छा है, उसकी जो मात्रा है वो कितनी मात्रा है, उस पर कभी ध्यान दीजिए। और आज के मनुष्य में उसकी कितनी मात्रा है, उस पर गौर कीजिए। ये मात्रा ऑलमोस्ट इक्वल है या इसमें बहुत ज्यादा अनुपात भंग हो चुका है? अनुपात बहुत भंग हो चुका है। मनुष्यों की दुनिया में यौन इच्छाएं इतनी महिमा मंडित हो गई हैं, क्योंकि पशु पक्षियों की दुनिया में आप पाएंगे कि वो साल भर में एक जो बरसात का समय है वो उनका मीटिंग का समय होता है। उस समय को छोड़ के आमतौर पर साल भर उनकी वो इच्छाएं लगभग सुप्त रहती हैं, लगभग सुषुप्त अवस्था में रहती हैं। एक खास प्रकृति में, एक खास ऋतु में वो इच्छाएं, वो भी प्रकृति का डिजाइन है, उस ऋतु में, उस माहौल में, उस मौसम में वो इच्छा आती है। और वो इच्छा सिर्फ इतनी मात्रा में है कि उससे उनकी सृष्टि आगे बढ़ सके, उनकी पीढ़ियां आगे बढ़ती रहें। अब एक सवाल ये भी है, इसलिए कई विद्वान ये बात कहते हैं कि सेक्स इज द मोस्ट ओवररेटेड थिंग इन ह्यूमन वर्ल्ड। वो एक ऐसी चीज है जिसका जितना महत्व होना चाहिए था उससे कई गुना ज्यादा महत्व हो गया है, इतना महिमा मंडन हो गया उसका। तो कैसे हो गया? दुनिया भर की फिल्में, दुनिया भर का साहित्य, गाने सुनेंगे, गाने में भी ये सब बकवास आती रहती है। कुछ भी सुनेंगे, कुछ भी देखेंगे, वही सब बकवास हमेशा महिमा मंडित रूप में आएगी। कोई फिल्म देखने जाएंगे, उसमें नायक कुछ और करना करे, मोहब्बत जरूर करता हुआ दिखेगा। मतलब वो केंद्र में है हर चीज में। सारी फिल्में, सारा संगीत, सारा साहित्य उस पर टिका हुआ है। और ये सब होते होते क्या हुआ कि एक इच्छा जिसकी एक सीमित मात्रा स्वाभाविक थी हम सबके जीवन में, वो बढ़ते बढ़ते इतनी केंद्र में आ गई है कि हम में से बहुत सारे लोग अपने जीवन को डिफाइन करते हैं उस चीज के माध्यम से। ये होता है किसी प्राकृतिक इच्छा का मात्रा में इतना बढ़ जाना कि वो कृत्रिम इच्छा के सर पे चली जाए।
ये एक एग्जाम्पल है। और इसके जो मार्क्सिस्ट लोग हैं या जो कंफ्लिक्ट थियरी के लोग हैं, मार्क्सिस्ट हो, अम्बेडकराइट हो, फेमिनिस्ट हो, किसी से बात कीजिए, वो सब इस वाक्य को दोहराएंगे बार बार, सेक्स इज द मोस्ट ओवररेटेड थिंग इन दिस वर्ल्ड। क्योंकि उनको लगता है कि हम चाहते हैं कि व्यक्ति समझदार बने, दलित विमर्श पर सोचे, जेंडर डिस्कोर्स पर सोचे, और अमीर गरीब के अंतर पर सोचे, विद्रोह करे, लोकतंत्र अच्छा बनाए, आंदोलन करे। इन सब चीजों की तुलना में जैसे कुछ ऐसा लिटरेचर, ऐसी फिल्म आती है, लोग उसी में खो जाते हैं। सारी चेतना जो लगनी चाहिए किसी कायदे की चीज में, वो सब लग जाती है इन सब चीजों में। और इसलिए वो कहते हैं कि पूंजीवाद सेक्स को इतना ग्लोरीफाई इसलिए करता है कि आम आदमी सही मुद्दों पर ध्यान न दे सके। वो 24 घंटे एक सेक्स का भूखा प्राणी बना रहे, कामुक प्राणी बना रहे, और जितना वो कामुक होगा या काम चेतना से लदा होगा, उतना ही सही मुद्दों पर ध्यान देने की क्षमता उसकी कम हो जाएगी। पूंजीवाद की साजिशें किस किस स्तर पे होती हैं, बहुत रोचक प्रश्न है ये भी। साजिशें किस तरह से होती हैं? तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां प्राकृतिक इच्छाओं का कृत्रिमीकरण या आर्टिफिशियलाइजेशन होता है। अब घबरा रहे बहुत ज्यादा, बात समझ में आ रही है ना? चल ठीक। आज का समाज, आज की स्थितियां कैसी हैं? हमारे बच्चों की सबसे बड़ी उपलब्धि भी, सबसे बड़ी चिंता भी ये है कि वो इंटरनेट के दौर के पैदाइशी बच्चे हैं। हमारी जनरेशन वो है जिसने सारे चेंजेस को देखा। हम लोग दुनिया के सबसे रोचक जनरेशन के लोग हैं। जो मेरी जैसी उम्र के लोग हैं, 40-50, मैं 50 का हूं, आप तो 40-30 के लग रहे हैं देखने में, तो मतलब जो 40-50, 55 की उम्र के लोग हैं, इतनी इंटरेस्टिंग जनरेशन इस दुनिया के इतिहास में कोई नहीं है जितनी हमारी है। हम जब पैदा हुए तो टेलीविजन आने वाला था। टेलीविजन हमारे दौर में 1975 में पैदा हुआ भारत में। टेलीविजन से लेकर फिर कलर टीवी, फिर वीसीआर, वीसीपी, वहां से होते होते फोन जिसमें घुमा घुमा के फोन करना पड़ता था, फिर थोड़े अच्छे फोन होने लगे, वायरलेस होने लगे, मोबाइल फोन पहली बार जिसमें इनकमिंग आउटगोइंग 16 रुपए पर मिनट हुआ करती थी। वो ऐसे फोन बटन वाले जिनसे आप कील भी ठोक सकते हैं, ऐसे फोन हुआ करते थे। कितने साल के बाद पहली बार स्मार्टफोन आने शुरू हुए, फिर पता लगा कि फेसबुक भी कुछ होता है, फिर पता लगा व्हाट्सएप भी कुछ होता है, फिर पता लगा कि रोबोटिक्स भी होने लग गया है, फिर पता लगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होने लगी है। और आज हम उस बिंदु पर आ चुके हैं। मुश्किल से 2 साल की बात है, मशीनें अंतिम रूप से इंसान को हराने वाली हैं, हर मामले में हराने वाली हैं। जो जो खुशफहमी हम सबको हैं वो सब खत्म होने वाली है बहुत जल्दी, मैक्सिमम 2 साल का समय है। अभी एआई आ गई है। जिस दिन एजीआई ठीक से आ गई, एजीआई का मतलब है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, और एआई की दुनिया के सबसे बड़े धुरंधर सैम ऑल्टमैन ने कल ही एक इंटरव्यू दिया, कल या परसों में, और कहा है कि चैट जीपीटी 4, जिसको आप बहुत बड़ा समझ रहे हैं कि कमाल हो गया है, वो अगले 2 साल बाद हास्यास्पद मानी जाएगी। वो प्रिमिटिव किस्म की टेक्नोलॉजी है, इतनी हास्यास्पद मानी जाएगी कि इतना भद्दा काम भी क्या हमने किया था कभी। और आज हम चैट जीपीटी को देख के दंग रह जाते हैं। कुछ भी करना हो, फोटो बनानी हो, वीडियो बनाना हो, रिसर्च करनी हो, कुछ भी करना हो, आप चैट जीपीटी को ठीक से प्रॉम्प्ट दीजिए। मतलब मैंने कई बार ऐसा करके देखा। एक विषय पे रिसर्च करनी है, पहले मुझे दिन भर लगता था 24 घंटे रिसर्च करने में, अब 24 सेकंड लगते हैं। वो सब कुछ करके देता है। और आज से 2 साल बाद ये प्रिमिटिव होने वाला है, आदिम होने वाला है। उसके बाद तो पता नहीं क्या होगा। इस दौर में जो बच्चे पैदा हुए, जिनको जेन जी और पता नहीं क्या क्या आजकल हम बोलते हैं, जनरेशन जी है, जनरेशन वाई है, हर 5-7 साल में चेंज हो रही जनरेशन आजकल। ये किस दौर के बच्चे? ये पैदा होते हैं, जैसी माँ थोड़ी परेशान है, बाप परेशान है, खट से उसको मोबाइल फोन दे दिया, ये टेलीविजन पे लगा दिया कोई अच्छा सा टीवी चैनल जिसपे वो सब आ रहा है, राइम्स आ रही है, अच्छी अच्छी वीडियो के साथ आ रही है, कार्टून फिल्म आ रही है। और बच्चे को पता लग गया कि एक मेरा बाप है, एक मेरी माँ है, और एक इन दोनों से ज्यादा इंटरेस्टिंग एक और है, ये बड़ा सा, इस पे हमेशा बढ़िया चीजें आती हैं, ये तो कभी कभी गुस्सा करते हैं, ये वाला ज्यादा अच्छा है। तो टीवी पे ज्यादा उसको मजा आने लगता है। अब रात को सो रहे हैं, वहां तो टीवी भी नहीं है, तो फिर फोन दे दिया, फिर बच्चा फोन में। कई बच्चे आजकल ऐसे हैं जो किताब जब पहली बार देखते हैं, किताब पे ऐसे ऐसे करते हैं, क्योंकि वो जिस दौर के बच्चे हैं उनको अखबार पे, किताब पे, इतना ही नहीं, दीवार पे ऐसे करने लग जाते हैं, टेबल पे ऐसे करते हैं कि बड़ी क्यों नहीं हो रही टेबल, क्योंकि वो क्या करें, उसी दौर के बच्चे हैं। ये तो मजे की बात है कि अच्छा फोन है, माँ की चिंता कम, बाप की चिंता कम हो गई, फोन दिया, हम मस्त हो गए। लेकिन साथ में और क्या क्या आता है?
इन बच्चों का खेलने का मन नहीं करता क्योंकि इनके पास खेल से ज्यादा रोचक चीजें हैं। मुझे अच्छे से याद है कि हमने पहली बार 5वीं 6वीं क्लास में जाके ऊट पटांग चीजें पढ़नी देखनी शुरू की थी स्कूल में। पहले क्या है, पेरेंट्स हैं घर में, पेरेंट्स के होते हुए हिम्मत नहीं हो सकती, ना दिमाग में कुछ आता था। स्कूल गए, हर स्कूल में क्या होता है, एक आध बच्चा होता है जो नेता होता है क्लास का, जो कहीं कहीं से ज्ञान लेके आता है और सारे बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करता है कि भैया तुम तो बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता दुनिया कैसे चल रही है, ये है असली चीजें। तो मुझे याद आता है कि शायद 6वीं 7वीं क्लास में पहली बार हमारी क्लास से एक छठा हुआ बच्चा था, कुछ किताब लाया था, कुछ फोटो वोटो थी उसमें ऊट पटांग सी, हम सब ने देखी, हम समझ भी नहीं पाए कि ये सब क्या है, पर ये हमें पता लगा कि इसको देखने से आदमी बड़ा माना जाता है, स्मार्ट माना जाता है। लेकिन तब भी क्या था कि एक रिसेस में एक कोने में जाके 2-3 लोग बैठ के देख रहे हैं और जैसे टीचर दूसरी जगह से भागे वापस, और इतना ही एक्सपोजर हमारा हुआ करता था। 12वीं क्लास हो गई, कॉलेज में आ गए, उसके बाद भी वैसा एक्सपोजर नहीं था कि आप बिगड़ने के लिए हमेशा तैयार हैं, ऐसा नहीं है। दुनिया बहुत कंट्रोल किस्म की थी, रेगुलेटेड किस्म की थी। अब इंटरनेट की दुनिया है, आप जितने भी स्मार्ट माता पिता हों, आपके बच्चे आपसे ज्यादा स्मार्ट हैं। और अगर आपको लगता है कि आप इंटरनेट और मोबाइल और डिवाइसेस में उनका मुकाबला कर पाएंगे, तो आप बच्चे हैं, नहीं कर सकते, वो हमारे बस की बात नहीं है, संभव नहीं है। आप टाइप करते हैं मैसेज, एक एक उंगली ऐसे करते हैं, ऐसे करके आपको जैन टाइप करना है, जे, फिर देखा ए कहां, AIN, और वो फोन पे ऐसे टाइप करते हैं सामने देखते हुए, और गलत नहीं होता है, एक एक की सही दबाते हैं। आप उनसे मुकाबला करने का सोचते हैं, आपको प्लेटफॉर्म पता भी नहीं होंगे, वो उन प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। 5 साल का बच्चा जब स्कूल जाने लगता है, उसी समय उसको पता लग जाता है कि क्या चीजें दुनिया में है, जो पहले पता लगती थी 15 के आसपास की उम्र में, 13 के आसपास की उम्र में। फोन आपने उसको दे रखा है ताकि हमें परेशान कम करे, फिर वो फोन में पहली बार सर्च करता है कुछ, अभी उसको ये नहीं पता कि सर्च हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं, तो बाप पकड़ लेता है, पिटता है बच्चा, फिर उसका स्कूल का फ्रेंड बताता है कि नहीं, इनकॉग्निटो जाना है। अगली बार से बच्चा स्मार्ट हो गया है, 6 साल का बच्चा स्मार्ट है, इनकॉग्निटो में वो सब देख रहा है जो आप नहीं चाह रहे थे, और जो आप देख रहे थे लेकिन आप नहीं चाह रहे थे कि वो देखे। बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसका एक्सपोजर का लेवल सोच के देखिए। ये हंसी मजाक में मैं कह रहा हूं, लेकिन बात की गंभीरता को देखना है। 6, 7, 8 साल के बच्चों का वो एक्सपोजर लेवल है जो पहले 14, 15, 16 की उम्र में होता था। मेडिकल साइंस इस बात को मान चुकी है। मैं जितनी बातें कोट कर रहा हूं, मैं हवा में कोट नहीं कर रहा हूं, मेडिकल साइंस की रिसर्चेस के बेस पे कोट कर रहा हूं। आपको आश्चर्य होगा, आज से 1 महीने पहले एक रिपोर्ट आई है, लगभग पूरी दुनिया में प्यूबर्टी की एज 1 साल कम हो गई है, जिसको हम टीनेज बोलते हैं कि 13 साल की उम्र में टीनेज आती है, बच्चियों को मासिक धर्म शुरू होता है। दुनिया भर में उसकी एज 1 साल कम हो गई है, और ये ऐसे नहीं हो गई है, ये एक्सपोजर से होती है। लड़के भी जल्दी मैच्योर हो रहे हैं, जो हरकतें 15, 16, 18 में ठीक लगती हैं, किसी बच्चे के मन में भाव आने चाहिए, 8, 9, 10 में वैसी बातें हो रही हैं। ये तो फिर भी छोटी बात है, इसके बाद जो होता है तो बच्चे ही, एक्सपोजर बहुत बड़ा मिल गया है। जब वो नेट पे जाते हैं तो नेट पे जो पिशाच बैठे हुए दुनिया भर में, जो साइबर ठग हैं, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, वो इसी ताक में है कि बच्चे मिल जाएं। उनको पता है कि बच्चे का मनोविज्ञान क्या है, वो हैकर्स हैं, वो हैक कर लेंगे कि उस बच्चे ने क्या क्या सर्च किया है, उसकी पूरी कुंडली खोल लेंगे कि बच्चे का इस समय मन कहां अटका हुआ है। अगर 9, 10, 11, 12 साल का कोई लड़का है जो कुछ ऐसे वीडियोस देख रहा था या इमेजेस देख रहा था, उसमें भी देख रहे हैं कि कैसी रेस, व्हाइट रेस उसको पसंद है, कि इंडियन तरह के लोग पसंद हैं, फिर उनकी तरफ से उसी रेस का वैसा ही सुंदर दिखने वाला व्यक्ति, फीमेल, और यदि कोई बच्ची है तो मेल, उससे इंटरेक्शन शुरू करेगा।
उससे बातचीत होने लगेगी, धीरे धीरे उसको वो उलझाएगा अपनी बातों में। वो बच्चा तो माँ बाप से छुप के कर रहा है सब, माँ बाप को पता ही नहीं है। और फिर वो उस बच्चे को प्रलोभन बहुत बड़े बड़े मिलेंगे। आपको ये सब नहीं पता है तो पता होना चाहिए, बहुत बड़े रैकेट चल रहे हैं इस समय दुनिया में। 11-12 साल का एक लड़का अपने कमरे में लैपटॉप पे वीडियो चैट कर रहा है, शायद एक ऑस्ट्रेलियन लड़की से जिसकी उम्र 21-22-25 साल है, और वो उससे मीठी मीठी बातें कर रही है। और फिर वो उससे कह रही है कि देखो तुम इतने सुंदर हो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूं, तुम भी मुझे देखो। फिर वो अपने थोड़े से कपड़े उतारती है, उसको कहती है कि तुम भी ऐसा, वो तो प्रोफेशनल है, तुम भी ऐसा करो। और वो बच्चा जिसको कुछ नहीं पता कि ये दुनिया कैसी है, वो कुछ कर बैठता है, और ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। और जैसी ऐसी चीज होती है, उसके बाद खट से मैसेज आता है कि अगर 2 घंटे में इस अकाउंट में $500 जमा नहीं किए तो ये वीडियो क्लिप तुम्हारे पापा मम्मी, तुम्हारा इंस्टा अकाउंट मेरे पास है, इंस्टा अकाउंट में जितने तुम्हारे फ्रेंड्स हैं उन सबके पास चला जाएगा, सबके ईमेल आईडी मेरे पास है। इसको बोलते हैं सेक्सटॉर्शन। और ये इस समय टीनेजर्स की दुनिया की सबसे बड़ी क्राइसिस है। बड़ी बात नहीं है कि हम में से किसी का बच्चा झेल चुका हो, बड़ी बात तब होगी जब उसने आपको बताया हो। और अगर आपको नहीं बताया है और आप इस खुशफहमी में कि ऐसा हमारे बच्चे को हो ही नहीं सकता, तो फिर कह रहा हूं कि हम इस बात से अनजान हैं कि हम किस स्थिति में हैं। अपने बच्चों से बात करना शुरू कर दीजिए। पहली बात तो ऐसा ना हो, और हो जाए तो आपसे बात कर ले। कई बच्चे झेल नहीं पाते, पैसा होता नहीं है, पैसा होता तो देते हैं। और $500 का मामला नहीं है, वो पहली बार का मामला है, उसके बाद फिर उतना मामला है, अगली बार फिर उतना मामला है। और ये ध्यान रखना है कि किसी बच्चे के साथ ये करने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग की जरूरत भी नहीं है। हम एआई के जमाने में हैं, डीप फेक से कुछ भी हो सकता है। किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो फोटोग्राफी बेस्ड ऐप है, सिर्फ इतना उसको कहना है कि ये फोटो है, सिंपल फोटो, स्कूल की फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, उसको देनी है और कहना है कि इस फोटो को एक ऐसी फोटो में तब्दील कर दो कि ब्लैकमेल किया जा सके। किसी के साथ भी हो सकता है। बस कल को कभी हम में से किसी का बच्चा हमसे ये कहे कि देखो पापा, देखो मम्मी, ये फोटो मेरी लग रही है पर मेरी है नहीं, तो उसको मारना पीटना नहीं है, भरोसा कर लेना है कि ऐसा हो सकता है। तकनीक इस लेवल पे है। और एक और टेक्नोलॉजी जो भी पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, कभी भी आ सकती है लेकिन बन चुकी है। वो क्या करती है, एक फोटो देनी है और प्रॉम्प्ट देना है कि इस फोटो के बेस पे वीडियो बनाओ, और वीडियो में ये होना चाहिए। आप जो चाहेंगे वीडियो बन जाएगा, आपका ही बन जाएगा। आप वो नहीं है। और आप क्या, इस दुनिया के बड़े बड़े टेक्निकल एक्सपर्ट्स नहीं बता पाएंगे कि ये वीडियो नकली है। इसको डीप फेक कहते हैं आजकल, डीप फेक। हमारे आपके बच्चे इस खतरे से गुजर रहे हैं, और ये आज नहीं तो कल हम सबके बच्चों को झेलना है। उन सबको समझाने की जरूरत है कि जब किसी से प्रेम भी करते हो, मान लीजिए आजकल बच्चों के प्रेम में क्या होता है, सबसे पहले पासवर्ड शेयर करते हैं कि तू मुझसे प्यार करती है, हाँ तो पासवर्ड दे, तू मुझसे प्यार करता है तो पासवर्ड दे, दोनों पासवर्ड देते हैं। फिर एक और आईडी बना लेते हैं अलग से, उसका पासवर्ड दे देते हैं। फिर उसके बाद भरोसा और कायम करना है। फिर रात को 2 बजे जब पेरेंट्स सो चुके हैं, फिर वीडियो कॉल करते हैं। भरोसा करती है, हाँ, तो फिर कपड़े उतार, वीडियो कॉल पे। ये खेल शुरू हो जाता है। अपने बच्चों को समझाना है, दुनिया का कोई भी इंसान कितना भी भरोसेमंद हो, ऐसी गलती ना करे।
लड़का हो तो वो भी ना करे, लड़की हो तो वो भी ना करे। और ये हमारी पीढ़ी निकल गई है, हमें नहीं पता कि ये भी खतरे होते हैं। हमारी पीढ़ी में ये सब खतरे थे ही नहीं, हमने कम से कम ये सब नहीं झेला। हमारी पीढ़ी में ये था कि गलती से आप कहीं हैं, नहा रहे हैं, किसी ने देख भी लिया, फोटो नहीं खींच सकता था। फोटो खींचने के लिए फोटोग्राफर बुलाना पड़ता था बाहर से, या तो हर आदमी फोन लेके घूम रहा है। और फोटो अगर खींच गई, अगर आपको भी ऐसी मासूमियत आपके अंदर है कि मैंने फोटो खींच ली, मेरा फोन तो एयरप्लेन मोड पे है, मेरे फोन में ही है, बाहर तो गया ही नहीं, इसको बोलते हैं मासूमियत। अगर आपने फोन में फोटो खींच ली है तो डिलीट कर दिया उसको, अगर आपको लगता है डिलीट हो गई तो ये मासूमियत है। कोई सिंपल सा टेक्निकल एक्सपर्ट जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, 2 मिनट में फोटो बाहर निकाल लेगा, कितनी भी डिलीट करते रहिए अपने फोन से। और एक बार इंटरनेट पर चली गई तो दुनिया की कोई ताकत उसको परपेचुअल मेमोरी से डिलीट नहीं कर सकती। वो दुनिया के इतिहास में जब तक दुनिया रहेगी वो फोटो रहेगी, वो वीडियो रहेगा, कोई नहीं छिप पाएगा, कोई बच नहीं पाएगा। और जब बच्चे इस दौर से निकलते हैं उनको एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, और उस समय उनको जरूरत होती है किसी ऐसे व्यक्ति की जो उनसे ठीक से बात करे, उनको समझे। अभी 2 महीने पहले एक वेब सीरीज आई है दहाड़ नाम की, अगर नहीं देखी है तो उसको देखिए, वो कई मामलों में अच्छी वेब सीरीज है। मैं उसका प्रचार करने के लिए नहीं आया हूं, तो संयोग से मुझे अच्छी लगी तो बता दिया। जो मैं कहना चाह रहा हूं उसमें क्या है, उसमें एक पुलिस का एसएचओ है, एसएचओ है या डीएसपी है शायद, एक अधिकारी है पुलिस का। उसी के जुरिसडिक्शन में एक स्कूल में उसका बेटा पढ़ता है, और स्कूल से कंप्लेंट आई, कुछ बच्चे एक मोबाइल फोन एक कमरे के अंदर देखते हुए पकड़े गए हैं। वो मोबाइल फोन वही है जिसको उसका बाप ढूंढ रहा है किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो नंबर ट्रेस कर रहे थे, वही नंबर है। तो बाप और पुलिस की पूरी टीम भागी है, और प्रिंसिपल ने कहा कि वो बच्चे इस कमरे के अंदर हैं। अंदर गया तो उसका अपना बच्चा ही है, वो बच्चा क्रिमिनल नहीं है, वो तो गलती से फोन उसके पास आ गया, वो वाला जो फोन क्रिमिनल का था उसके पास आ गया। और तब वो पुलिस वाला देखता है कि उसका बच्चा और उसके 3-4 दोस्त वो सब वीडियोस देख रहे हैं जो 9-10 साल के बच्चे को नहीं देखने चाहिए थे। लेकिन उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, घर जाके वो पुलिस ऑफिसर अपने बच्चे के साथ बैठता है, और कम से कम 2-3 मिनट का सीन है। किसी फिल्म या वेब सीरीज में 2-3 मिनट का मतलब बहुत बड़ी बात होती है। जब हम फिल्म लिखते हैं तो हमारा टारगेट होता है कि कोई भी सीन 1 मिनट से ऊपर का नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में, वरना लोग बोर हो जाते हैं। मैक्सिमम 1 मिनट होता है। 2-2.5 मिनट तक एक थीम पर बात चल रही है, इसका मतलब डायरेक्टर चाह रहा है कि यह बात ठीक से पहुंचे। और बाप अपने बेटे को सिखा रहा है कि बेटा ये चीजें इस रूप में नहीं होनी चाहिए, इस रूप में होनी चाहिए, सही उम्र में होनी चाहिए। और तुम जो वीडियो देख रहे थे उसमें लड़की को ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। लड़कियां ऑब्जेक्ट नहीं होती हैं, इंसान होती हैं। तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन भी लड़की है। ध्यान रखना, जिससे प्रेम करो, जिससे शादी करो, वैसा ही सलूक करना जो चाहते हो कि तुम्हारी बहन के साथ भी हो। ये होती है बाप की जिम्मेदारी, ये होती है माँ की जिम्मेदारी कि जब बच्चे उस रास्ते पर जाए तो उनको थोड़ा समझाए कि क्या करने की जरूरत है। एक और टॉपिक पर मैंने हमेशा से सोचा था जब आप मिलेंगे तो मैं ज़रूर बात करूंगी, क्योंकि आप कई इंटरव्यूज़ में जिक्र करते हैं बट सिर्फ टच होता है वो टॉपिक। मैं एक ओशो फॉलोअर हूँ, ओशो सन्यासी हूँ इनफैक्ट मैं। अच्छा। हाँ, मैंने ओशो सन्यास लिया हुआ है, मेरी माँ भी। ओशो का आपने जिक्र किया, तो वो आपकी ज़िंदगी में कब और कैसे आए? तब मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था, 17 साल का था, और ये बात है 1990 की। 1990 में ही ओशो की मृत्यु हुई थी। मृत्यु शब्द आपको छुप तो नहीं रखा? नहीं, बोलते हैं हम लोग उसमें नहीं। हाँ। ओशो ने शरीर छोड़ा था। शरीर छोड़ा है ना, तो उस समय बहुत ज्यादा लाइमलाइट में वो थे। 17 साल के बच्चे के मन में जिज्ञासाएं वैसे भी ज्यादा होती हैं, ऊपर से जब ये सुन ले कि वो सेक्स गुरु टाइप के आदमी थे तो जिज्ञासाएं बढ़ भी जाती हैं। तो हुआ ये कि मैं एक यात्रा पे मध्य प्रदेश गया हुआ था, शायद ये 1-2 साल बाद की बात है, 18-19 की उम्र की बात है। भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट था, उसमें सिलेक्शन हुआ था। तब छत्तीसगढ़ बना नहीं था,
तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे जनजातियों के इलाकों में जो पानी की सप्लाई हो रही थी, राजीव गांधी पेयजल मिशन था, उसको ऑडिट करना था कि वो सच में हुआ है कि नहीं हुआ है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय से कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ, मेरा भी हो गया था, मैं उसमें गया था। तो वहां मैं 1 महीना रहा मध्य प्रदेश में, जो आजकल छत्तीसगढ़ है। तो इन सब में क्या था कि हमें गेस्ट हाउस मिलता था और हम पूरा दिन जंगलों में, आदिवासी इलाकों में जाके उन आदिवासियों से बात करते थे, मिलते थे, समझते थे कि जो वायदा था पानी को लेके हुआ कि नहीं पूरा। अब शाम को 7-8 बजे फ्री होते थे, सुबह 8-9 बजे निकलना है, तो पहली बार ऐसा हुआ कि टाइम बहुत मिला। तो संयोग से मैं जब आया दिल्ली से तो ओशो की 1-2 किताबें मेरे पास थी लाइब्रेरी में, मैंने रख ली थी साथ में। तो उस पूरे 1 महीने में मैंने ओशो को ठीक से पढ़ा। और मेरी पढ़ने में रुचि बहुत ज़्यादा रहती नहीं थी, मैंने आपको बताया भी, मेरा उस समय शौक इलेक्शन लड़ने का ज़्यादा था। पर मुझे पहली बार जो किताबें पढ़ के लगा कि पढ़ना एक खूबसूरत चीज़ है, वो ओशो की ही किताबों से लगा। क्योंकि उनकी बातें बहुत रीजनिंग वाली होती हैं, रैशनल होती हैं। तो जिसको बोलते हैं बह जाना, तो मैं बह गया था उनके साथ। मुझे लगा कि इससे परे तो अंतिम सत्य हो ही नहीं सकता। 17 की उम्र में अंतिम सत्य बहुत जल्दी मिलता है, लेकिन बाद में फिर ये भी होता है कि आपको लगता है कि नहीं, कुछ और भी, कुछ और भी, कुछ और भी। तो ओशो को मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मुझे एक नॉन सीरियस, नॉन एकेडमिक व्यक्ति से एकेडमिक क्यूरियोसिटी वाला व्यक्ति बनाने में जो टर्निंग पॉइंट है वो ओशो है। उसके बाद फिर मैंने सवाल पूछने शुरू कर दिए ओशो को पढ़ने के बाद, हर चीज़ पे पूछे। तब मैं जहाँ रहता था वो एक आरएसएस के ग्रुप का एक हॉस्टल था, फिर मुझे वहाँ भी सवाल दिमाग में आने लगे। मेरे कॉलेज में कई दोस्त लेफ्टिस्ट थे, उनसे भी सवाल पूछने लगा। तो धीरे धीरे मैंने पाया कि कोई विचारधारा ऐसी है नहीं जहाँ टिका जा सके। सबसे अच्छी बातें लेते रहो, किसी से जंजीर बांधने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, उसके बाद मैंने फ़िलासफ़ी में लगभग सारे थिंकर्स को पढ़ा, भारत में, पश्चिम में भी, सोशियोलॉजी को पढ़ा, लिटरेचर पढ़ा। तो जैसे जैसे आप बहुत लोगों को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपका चीज़ें और समृद्ध होती हैं, दिमाग खुलता जाता है। तो अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं ओशो का फॉलोवर हूँ या सिर्फ ओशो ने मुझे बनाया है, लेकिन पहला स्थान उन्हीं का रहा है और अभी भी ठीक ठाक है। और उनके कई थॉट्स मुझे प्रभावित करते हैं आज भी। मेडिटेशंस नहीं किए गए? मेडिटेशन मैंने अब शुरू की है कुछ कुछ करना, पहले मैं कभी नहीं कर पाया था, कोशिश की तो भी नहीं हुआ था। अभी 1-2 महीने से मैंने आजकल ध्यान प्राणायाम करना शुरू किया है। अच्छा। और मैं लगभग रोज तो 30-40 गुरु का, मतलब किसी का? हाँ, एक हमारी टीचर हैं जो घर पे आती हैं, वो घर के सब मेंबर्स के लिए हैं। अच्छा। तो मैं लगभग नियम से प्राणायाम तो आजकल रोज करता हूँ। अच्छा। ध्यान के बिंदु तक एग्जैक्टली नहीं पहुंचा हूँ, लेकिन कभी कभी रियलाइज होता है कि हाँ, मैं उसके आसपास पहुंच रहा हूँ। अच्छा। और मेरी इच्छाओं में से, मतलब विश लिस्ट में एक तो है कि मैं विपस्सना करूं। 2-3 साल से सोच रहा हूं, कर नहीं पाया हूं। ओशो का जो ध्यान है वो बहुत ही रोचक है। मैंने एक बार, डायनामिक ज्यादा है, डायनामिक है ना। एक बार श्री रविशंकर जी वाला जो है द आर्ट ऑफ लिविंग, मैंने बहुत पहले 20 साल पहले वो कोर्स एक बार किया था, 7 दिन का, सोहम वाला जो सुदर्शन क्रिया होती है। तो मेरे आसपास सब लोगों का मेडिटेशन बढ़िया से हो गया था, मेरा नहीं हो पाया था क्योंकि मैं दिमाग बहुत चला रहा था। जब दिमाग बहुत चलाते हैं फिर वो मतलब सहज हो ही नहीं पाते, तो मुझसे नहीं हो पाया था। अब मुझे लगता है कि मैं उस भाव भूमि पर हूँ कि शायद मैं ध्यान कर पाऊंगा। तो ओशो का डायनामिक मेडिटेशन जो है, मुझे लगता है कि जैसे रविशंकर जी का है, तो वो बहुत इजी है किसी नए आदमी के लिए, क्योंकि म्यूजिक के रिदम पे हो जाता है। सारा खेल इस बात का है कि आपका पूरा ध्यान एक बिंदु पर केंद्रित हो जाए। अब किसी को ये कहना कि इस चीज को देखो, तो वो बहुत आसान नहीं होता है। रिदम पे फोकस करना आसान है, तो सोहम के साउंड की स्पीड और आवृत्ति बढ़ने से ध्यान लगाना, आपने देखा सोहम वाला कैसे एक बार होता किया है? है इनफैक्ट। तो उसमें क्या होता है, कभी धीरे बोलेंगे, कभी तेज बोलेंगे, इतना तेज रिपीट करेंगे, स्लो रिपीट करेंगे। उससे होता ये कि आप उसी में खो जाते हैं कि धीरे है कि तेज है, तो ध्यान फोकस हो गया आपका।
ओशो का तो मुझे लगता है कि ज्यादा प्रैक्टिकल है, हालांकि मैंने किया नहीं। ओशो का मिलता है, लगता है बहुत साइंटिफिक है, बहुत साइंटिफिक है, क्योंकि डायनामिक मेडिटेशन मैंने पढ़ा है उसके बारे में। उसमें जो रेचन होता है ना सुबह पूरा निकाल दो, अब जो उसका सेकंड पार्ट शायद वो होता है मेरे ख्याल से। भयानक होता है वो, क्योंकि बहुत तेज सांस लेने से क्या होता है कि एक तो दिमाग बैठने लगता है, जो कैथारसिस या विरेचन या रेचन कहेंगे, उसमें मेरे ख्याल से चिल्लाने वाला होता है कि चीखो चिल्लाओ। कुशन्स रहते हैं वहाँ पे कि आपको कुशन को किसी पे गुस्सा है तो फाड़ दीजिए। एक फिल्म आई थी, अच्छा वाइल्ड वेस्ट की, लाइफ इन मेट्रो, उसमें इरफान खान जो नायिका है फिल्म की, उसको एक टंकी की छत पे ले आते हैं और बोलते हैं बहुत जोर से चिल्लाओ, और चिल्लाने से उसको जो कैथारसिस की फीलिंग आती है। तो मेरे ख्याल से ऐसी फीलिंग्स वहाँ आती होंगी। तो डायनेमिक मेडिटेशन हो या उनका कुंडलिनी वाला हो, मैंने उनको पूरा प्रोसेस पढ़ा है। कुंडलिनी का ये शाम का टाइम होता है, टाइमिंग्स भी हैं सब। अच्छा। कि डायनेमिक आपको सुबह 5 से 6-7 बजे तक करना है मैक्सिमम। कुंडलिनी नॉर्मली जब कैंप में हम लोग जाते हैं तो ये 4-5 बजे लंच के 2-3 घंटे बाद कराया जाता है। एक नाद ब्रह्म होता है, वो पता नहीं आपको? नाद ब्रह्म तो माय गॉड, उसमें आधा घंटा सिर्फ हमिंग जैसे हम लोग करते हैं, और उसके बाद बहुत भ्रामरी की तरह, लेकिन उसमें कान बंद नहीं करने थे। अच्छा। और अगले 2 चरण में हाथ इतने धीरे, तो मैं जब शुरू में गई तो मैंने ऐसे मुझे लगा घुमाने ही है, तो उन्होंने कहा आपका माइंड बहुत ज्यादा ही भाग रहा है, तो उसको इतना स्लो कर देना है कि पता ही ना चले कि हाथ मूव कर रहा है। मतलब हाउ स्टेबल, कितना आप स्टिल हो सकते हो, उसकी एक प्रैक्टिस है। बट जो आपने विपश्यना का जिक्र किया ना, वो एक मुझे बात बहुत अच्छी लगती थी कि ओशो कहते थे विपश्यना उस समय शुरू हो चुका होगा, बोले विपश्यना होता सबको शांत कर दिया, अब अंदर तो भरा हुआ है गुस्सा, नफरत किसी के प्रति या दुख, वो बिल्कुल जैसे सोडा बॉटल पे आपने कॉर्क लगा दिया तो वो बुलबुले तो अंदर रह गए। तो वो हमेशा कहते थे कि विपश्यना करना है तो पहले 21 दिन डायनामिक, ये बात भी ठीक है, जो निकालना है जब निकल जाएगा तब शांत बैठ पाओगे। बट 21 दिन डायनामिक अगर आप करेंगे तो आपको बहुत फर्क पता चलेगा। जितना मैंने उसका सिस्टम पढ़ा, मुझे लगता है कि वो शायद 2-3 दिन में ही रियलाइज होना शुरू हो जाना चाहिए। हाँ, मेरी मतलब आगे की योजनाओं में मेडिटेशन में सिद्धहस्त होना भी है। What do you feel? What's better, love marriage, arranged marriage? मेरा पहला सवाल है कि मैरिज या नो मैरिज। एक तो पहला सवाल, मैरिज या नो मैरिज ठीक है। तो मैरिज या नो मैरिज, मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर मैरिज का बहुत सेफ नहीं है। क्यों? फिर एक बात है, इवोल्यूशन का माइंडसेट कहें या वैसे माइंडसेट कहें, हर इंसान के दिमाग में, इंसान ही नहीं, हर स्पीशीज के दिमाग में, हर प्राणी के दिमाग में तराजू रखा हुआ है। हाँ। उसके एक तरफ कॉस्ट है, एक तरफ बेनिफिट है। आप कहें ना कहें, आपके दिमाग में 24 घंटे वो तराजू एक्टिव रहता है हर चीज में, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। हर ह्यूमन रिलेशन अल्टीमेटली, यहाँ तक कि फैमिली के अंदर भी इसी सिस्टम पे काम करते हैं। माँ और बच्चे का रिलेशन, स्पेशली जब बच्चा बहुत छोटा हो तो थोड़ा सा इससे अलग, उसको अनकंडीशनल लव कह देते हैं, अदरवाइज हर ह्यूमन रिलेशन इसी पे टिका हुआ है। ठीक है। शादी छोड़ के बाकी सारे रिश्ते, ऑलमोस्ट सारे रिश्ते फैमिली वाले गिवन है। मैं अपने पिताजी को नहीं चुन सकता, माँ को नहीं चुन सकता, भाई बहन नहीं चुन सकता, वो तो गिवन है। हाँ। जहाँ गिवन है वहां दिमाग उतना चलता नहीं कि फायदा है कि नुकसान है। ट्रू, ये है तो चॉइस ही नहीं है तो है। अब क्या कभी कभी आप दुखी हो सकते हैं कि अच्छा बाप मिल जाता, अच्छा भाई मिल जाता, अच्छी बहन मिल जाती। कभी कभी खुश हो सकते हैं, अच्छा वो नहीं मिला, मेरे वाले ज्यादा अच्छे हैं, पर चॉइस नहीं है वहां पर आपके पास। हमारी पूरी जिंदगी में एक ही रिश्ता जहाँ चॉइस है, फैमिली रिलेशन की बात करूं, दोस्तों को छोड़ के बात कर रहा हूँ, वो स्पाउस है। और ये भी तय है कि स्पाउस का इम्पैक्ट हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा है। इनिशियल पार्ट ऑफ लाइफ छोड़ दें, मोटे तौर माने जी 25 की उम्र में शादी हुई तो 25 से लेके 75, 80, 90 जो भी है, लगभग 3/4 ऑफ द लाइफ उसी का इम्पैक्ट रहने वाला है। और 24 घंटे का इम्पैक्ट है, ना माँ के साथ 24 घंटे, ना बाप के साथ, ना भाई के साथ, ना बहन के साथ, वहां 24 घंटे का है। जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है शादी, तो कॉस्ट बेनिफिट का तराजू सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। ये अलग बात है कि शादी कम उम्र में हो गई, जब तक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपका डेवलप ही नहीं हुआ था, तो आप सोचते नहीं, इमोशन से बह के शादी कर लेते हैं। 18, 20, 22 साल के बच्चे हैं, प्यार हुआ, भागे शादी कर ली, वो एक अलग बात है। पर अगर आप 25 क्रॉस कर गए
और ये हिस्सा डेवलप हो गया, तराजू ठीक से डेवलप हो गया। आप देखेंगे जो 25 तक शादी नहीं करते फिर अक्सर वो लेट हो जाते हैं फिर वो 30 हो गया, 35 हो गया, क्योंकि तराजू बहुत एक्टिव हो गया। अब उनको हर मामले में लगता है कि यार बेनिफिट ज्यादा है कि कॉस्ट ज्यादा है। वो नोट्स बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, प्रोस प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, और हमेशा लगता है कि ये पैकेज ठीक नहीं है, इसमें लॉस ज्यादा है। इन टोटलिटी मुझे ऐसा लगता है कि नियर फ्यूचर में मैरिज सिस्टम अपने आप में जितने बेनिफिट देगा उससे ज्यादा प्रॉब्लम देगा। तो जो जेनजी है, आप भी जेनजी वाले शायद होंगे, वो जो जेन अल्फा है, उसमें टेंडेंसी ये बढ़ेगी कि लोग शादी ना करें, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ये टेंडेंसी और बढ़ेगी कि शादी ना करें। ये मेरा अनुमान है, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, मुझे लगता है कि ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि शादी से जो बेनिफिट्स मिलते थे वो बिना शादी के ही मिल रहे हैं। भाई पुराने जमाने में लोग शादी क्यों करते थे? क्योंकि उनको सेक्सुअल नीड्स फुलफिल करने का एक ही रास्ता था, शादी। या तो रेड लाइट एरिया में आप जाएंगे, मेल्स को ये ऑप्शन मिल जाएगा, पर ये कोई ऐसा ऑप्शन तो है नहीं कि आप इसके भरोसे जिंदगी गुजारेंगे। नहीं तो एक ही तरीका है, समाज ने एक ही रास्ता छोड़ रखा है, शादी। सेक्सुअल नीड्स एक उम्र के बाद परेशान करती हैं, वो आपको पूरी करनी ही है, तो शादी कर लो। इसलिए कल्चर क्या थी, लड़कियों के पेरेंट्स बहुत जोर लगाते थे कि बेटा शादी से पहले मिलना नहीं है। बहुत बाद में हुआ तो मुंह दिखाई कर लो, मिलने के टाइम पे 2 मिनट बात कर लो अकेले में, लेकिन मिलना नहीं। क्योंकि लोगों को आइडिया है कि वो खुमार 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन में खत्म हो जाएगा, और फिर हो सकता है, स्पेशली लड़के के मामले में हो सकता है कि उसको लगे कि नहीं, उस खुमार को उतरने से पहले ही शादी करवा देनी है, जिंदगी भर का इंश्योरेंस लेना है। क्योंकि लड़कियों के पास उस समय नौकरी नहीं है, पढ़ाई लिखाई है नहीं, समाज ने भेजा ही नहीं पढ़ने लिखने के लिए। नौकरी केवल बेटा करेगा, खेती केवल बेटा करेगा, बाहर का सारा काम बेटा करेगा, कमा के बेटा लाएगा। बेटे की जरूरतें पूरी करने के लिए एक दुल्हन आएगी। दुल्हन के पास यूएसपी क्या है कि वो उसकी एक नीड को पूरा कर सकती है। दुल्हन से कोई पूछेगा ही नहीं कि तुम्हें लड़का पसंद है कि नहीं है, कोई नहीं पूछता था। और सबको पता है, लड़की के बाप को भी, लड़के के बाप को भी, सबको पता है, क्योंकि वो भी उस दौर से गुजरे हुए हैं, कि सेक्सुअल नीड्स कुछ समय के बाद जब कम होती हैं या मन भरने लगता है तो विवाह नहीं टिकता उसके बाद। तो 2 सिस्टम्स आप देखेंगे पुराने समाजों में, एक तो शादी से पहले मेल मिलाप नहीं होगा, दूसरा शादी के बाद तलाक नहीं होगा। चाहे आप कैथोलिक्स में देखें, यहूदियों में देखें, हिंदुओं में, सिखों में, जैनों में, बौद्धों में देखें, मुस्लिम इसके अपवाद हैं थोड़े से, डिवोर्स नहीं होगा। क्योंकि डिवोर्स का दरवाजा खोल दिया तो लाइन लग जाएगी, तो मौका देना ही नहीं है, बांध लेना है। अब आज के समाज में क्या है, लड़कियां खूब पढ़ती हैं, कॉलेज जाती हैं, उनकी नौकरी है, करियर है। मैं स्पेशली बॉम्बे, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, गांव में भी वही चल रहा है। अब यहाँ डेटिंग साइट्स हैं, नौकरी में लोग मिलते हैं, स्कूल कॉलेज में लोग मिलते हैं, हजारों इंटरेक्शंस हैं। अगर प्रेम हो गया, कानून आपके फेवर में है। अगर आप 18+ के हैं, ये दोनों बच्चे 18 से कम के हैं, ये दोनों 18 से ऊपर हैं, कानून परेशान नहीं करता आपको, कोई रोक ही नहीं सकता। कोई पुलिस, कोई समाज आपको मना कर ही नहीं सकता प्रेम करने से लीगली, तो आप कर रहे हैं। सोशल मीडिया आप देख रहे हैं, रील लगातार देख रहे हैं, टीवी देखते हैं, फिल्में देखते हैं, हर जगह वैसा माहौल है। डेटिंग साइट्स पे लाइन लगी हुई है, आपको इतने ऑप्शंस मिल जाते हैं। हालांकि उसमें खतरे भी होते हैं, बहुत इंसिडेंट्स हैं, लेकिन ऑप्शंस तो हैं। पहले खतरा क्या था कि अगर फिजिकली इंटीमेट हो गए, वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई, तो जिंदगी खत्म। ये सबसे बड़ा खतरा रहा है। हमने लिटरेचर में देखा है, 1000 साल के लिटरेचर में लगभग हर सदी में कुछ ऐसी रचनाएं हैं जहां महिला प्रेग्नेंट हो गई और जिंदगी खत्म हो गई। ये सबसे बड़ा खतरा रहा है ह्यूमैनिटी के डेवलपमेंट। एनिमल्स में खतरा नहीं है, क्योंकि हमारा शादी का सिस्टम नहीं है, ह्यूमंस में है। क्यों खत्म हो गई? क्या 1961 में पहला कॉन्ट्रासेप्टिव यूके में आया, जिसमें यह हुआ कि आप, मतलब महिलाओं के लिए था, एक पिल थी, उसको लोगों ने मैजिक पिल बोलना शुरू किया वहां पर। वो प्रेगनेंसी को रोक सकती थी। 1961 के बाद कॉन्ट्रासेप्टिव्स बहुत सारे आ गए। पहली बार दुनिया उस स्थिति में है
जहां फिजिकल इंटीमेसी के बाद भी आप मां ना बनना चाहें तो ना बने, जबरदस्ती नहीं। जब ये हो जाएगा, ओपननेस है ही, लोग मिल रहे हैं बाहर, उनमें से बहुत लोगों को शादी करने की जरूरत क्यों लगेगी? एक बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जिनके लिए शादी का इतना ही मतलब था। उन्हें वो सब मतलब नहीं था कि दो लोग रहेंगे, आत्मा तन मन विचार मिलेंगे और हम लोग कंपेनियनशिप, वो सब तो शहरी किस्म की बातें हैं। एक आम जो बच्चा है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, मजदूरी करता है, वैसे उसके दोस्त हैं, उनकी भाषा में जब बात होती है तो शादी किस लिए की जाती है? एक लड़की चाहिए जरूरतें पूरी करने के लिए, और बच्चे चाहिए, और वो लड़की घर में आएगी, घर का माहौल ऐसा है कि वो उसमें ढलना ही होगा उसको, क्योंकि कल्चर ये भी है कि डोली यहां से गई, अर्थी वहां से उठेगी, वापस नहीं आना है, अलग नहीं होना है। डिवोर्स का कानून हमारे समाज में 1955 में आया है। 1955 से पहले कोई हिंदू, सिख, जैन या बौद्ध तलाक ले ही नहीं सकता था। 1955, अभी सिर्फ 70 साल हुए हैं। तलाक का ऑप्शन नहीं है। संस्कार है कि लड़की वापस नहीं आएगी अपने मायके में, लड़की वापस नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? ससुराल में ही रहना है और वहां पति की जरूरतें पूरी करनी है। ये एक सेटअप था जो दुनिया के अधिकांश समाजों में था। अब ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर किसी को शादी केवल इसलिए करनी थी कि मेरी नीड्स पूरी हों, हजारों ऑप्शंस हैं। ऐसे बहुत लोग, उनको पेरेंट बनना ही नहीं है। मेरे कई दोस्त हैं जिनकी उम्र 40 के आसपास से, पति पत्नी है, पेरेंट नहीं है, ना उनको बनना है, नहीं बनना। डिंक बोलते हैं वो लोग उनको, डबल इनकम नो किड्स, या सिंक हो गया, सिंगल इनकम नो किड्स है। चाहिए नहीं बच्चे। हम पूछते हैं कि बच्चा क्यों नहीं चाहिए, बोलते हमने पूछा कि आपको क्यों चाहिए? आपकी चॉइस आपको चाहिए, हमारी चॉइस हमें नहीं चाहिए। तो जिसको बच्चा चाहिए ही नहीं, उसके लिए शादी का क्या मतलब था? नीड्स पूरी हो जाए, एक दोस्त मिल जाए जिंदगी भर के लिए। दोस्त वैसे मिल सकते हैं, को लिविंग में मिल जाते हैं। को लिविंग में ये ऑप्शन भी है कि आप एक समय के बाद नहीं कंपैटिबल है, अलग हो जाइए, क्यों साथ रहना है? दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों समझदार हैं, कॉन्फिडेंट हैं, सिक्योर हैं, कोई इनसिक्योरिटी है नहीं, तो क्या परेशानी है उनको? इसलिए जिस गति से लोग पढ़ लिख रहे हैं, बड़े शहरों में रह रहे हैं, कमा रहे हैं, ओपननेस जो उनके थॉट्स में आ गई है, क्रॉस जेंडर जो इंटरेक्शंस की क्वांटिटी और क्वालिटी बढ़ गई है, ग्लोबल कल्चर का जो इम्पैक्ट है, अमेरिका में, फ्रांस में क्या हो रहा है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक ठाक चांसेस हैं कि शादी का इम्पैक्ट कम होता जाएगा। पॉडकास्ट में पहले प्यार की बातें करी हमने, फिर एक और इमोशनल सब्जेक्ट आ गया। आप बस्सी को जानते हो? एक स्टैंड अप कॉमेडी, अनुभव सिंह बस्सी, मैंने देखा एक दो बार। उसका एक मैंने देखा था एपिसोड था, वो कॉलेज हॉस्टल में शायद कूलर बच्चों ने गिरा दिया, ऐसा कुछ था, बड़ा इंटरेस्टिंग था। बस्सी भाई आए थे पॉडकास्ट पर। अच्छा। मैंने सोचा कि मजाक करेंगे उनके साथ, जोक्स रैप करेंगे, वो पूरा पॉडकास्ट सीरियस हो गया मेंस इमोशनल हेल्थ के बारे में। इतना दर्द निकला है उस पॉडकास्ट में दोनों तरफ से। आई फील कि अक्सर लड़के एक दूसरे से इमोशनल बातें नहीं करते। हाँ, और ये एक्चुअली एक प्रॉब्लम है। इस पर अगर आपको इंटरेस्ट हो तो एक सिगमंड फ्रॉइड की स्टूडेंट थी नैन्सी कोडोरो, उनको पढ़िए। उनका थीसिस है, उसका नाम है द मेल इनएक्सप्रेसिवनेस। मेल्स डू नॉट हैव द कैपेसिटी ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर इमोशंस। वो छुपाते हैं ऐसा नहीं है, उनकी वो कैपेसिटी बचपन में खत्म हो जाती है। और उसका पूरा उन्होंने कहानी बताई। कहानी ये बताई कि जब बच्चा 6-7 साल का होता है, आप देखेंगे जब बच्चा पैदा होता है, बेटा हो या बेटी हो, माँ के साथ चिपक के सोता है जी, तो उसको माँ के साथ बड़ा सुकून मिलता है। उसको लगता है कि यही मेरा संसार है, क्योंकि माँ उसकी सभी जरूरतें पूरी करती है, तो उसको कंफर्ट लगता है वहां। फादर के साथ अच्छा लगता है, पर फादर के साथ लंबे समय का कंफर्ट नहीं है, वो कुछ मिनट का है, कुछ समय मतलब एंजॉय करने का है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट में हमेशा माँ पसंद आती है। अब 6-7 साल या 8 की उम्र के बाद क्या होता है कि बेटे को हम माँ से अलग करने लगते हैं कि अलग कमरे में सो, दूर सो। और वो हर कल्चर की जरूरत है ताकि बेटे के मन में कुछ ऐसी फीलिंग्स ना आने लगे, क्योंकि वो बड़ा होने वाला है। बेटी को वो दिक्कत नहीं आती है। तो माँ और बेटी जिंदगी भर
एक साथ सो भी सकती हैं, हर तरह की बात कर लेती है, क्योंकि माँ के जीवन के अनुभव और बेटी को जो अनुभव होंगे किशोरावस्था के बाद वैसे ही सेम होने वाले हैं। तो बच्ची माँ से ही बात करेगी, बेटा भी किशोर होगा पर बेटा माँ से बात नहीं कर पाएगा, और बेटे और बाप में तो और कम बात होती है। तो जो बेटा नाम का जो प्राणी है ना घर के अंदर, वो इमोशनली बहुत अकेला है। वो जब बड़ा होता है तो वो अपनी बातें, स्पेशली द चेंजेस इन बॉडी जो उसको फील होते हैं, बाप से तो वो कोई बात नहीं कर पाता, तो ये तो क्या ही करेगा। माँ भी इन मामलों में थोड़ा सा पर्दा रखती है बेटे के साथ, बेटी के साथ नहीं रखती है। बहन से कैसे बात करे इस तरह की। भाई अगर है बराबर उम्र का तो शायद कर ले, पर बहुत कम घरों में भाइयों में दोस्ती वाला संबंध होता है। आमतौर पे वहां वो सम्मान और रिस्पेक्ट वो हावी हो जाता है। इसलिए 13-14 साल के लड़के के पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि वो अपने दोस्तों से बात करे। दोस्त भी उतने ही अकेले हैं अपने अपने घर में, सही किसी को नहीं पता है, तो कहीं कहीं से वो ज्ञान चुराते हैं, आपस में शेयर करते हैं, गैंग बनाते हैं अपना। और क्योंकि घर के अंदर से वो इमोशनल स्टेबिलिटी उनको नहीं मिलती है, सपोर्ट नहीं मिलती इन मामलों में, तो लड़के, मतलब नैन्सी कोडोरो जो बता रही है, मैं उनकी बात बता रहा हूँ जी। तो लड़का एक विद्रोह के भाव में रहता है कि मुझे मेरी माँ ने मुझसे अलग कर दिया और मैं अपनी बहन की तरह माँ के साथ नहीं रह पाता हूँ। तो घर की दुनिया से डिटैच होके बाहर की दुनिया में सुकून ढूंढता है। इसलिए आप देखेंगे जनरली लड़कों के लिए पैसा, रुतबा, पावर, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, इसकी जितनी वैल्यू है जनरली लड़कियों के लिए नहीं होती है, क्योंकि वो घर के माहौल में अपनी माँ के साथ, पापा के साथ जितना सुकून उनको मिलता है, तो इनके लिए सफलता के मायने जनरली अलग रहते हैं। वो सफलता प्यार मोहब्बत में ज्यादा देख पाती हैं। इसलिए आप फिल्मों में देखेंगे जब लड़के लड़की मिलते हैं तो लड़की क्या बोलती है, एक छोटा सा घर हो, तुम रहो मैं रहूं। लड़का ऐसी बात आमतौर पर नहीं बोलता है। उसका सपना छोटा घर नहीं है, उसका सपना केवल तुम रहो मैं रहूं नहीं, उसका सपना है कि एक महल हो, 50 नौकर चाकर हो, 20 गाड़ियां हो, क्योंकि वो खुद को साबित करना चाह रहा है बाहर की दुनिया में। और लड़की, सभी नहीं, जनरली लड़कियों के लिए सुकून का बिंदु है घर, परिवार, दोस्तों का समूह, एक छोटा समूह जहां इमोशंस आपस में शेयर हो जाएं, न कि ऑब्जेक्ट से वो अपने आप को डिफाइन करें। और ये इसकी जड़ है बचपन का वो अनुभव जब बेटे को मां से अलग किया जाता है। सो नैन्सी कोडोरो हैज ब्यूटीफुली रिटन द बुक टाइटल्ड द मेल इनएक्सप्रेसिवनेस। मैं खुद एज अ कंटेंट क्रिएटर इसका सल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ इन पॉडकास्ट के थ्रू, कि अगर दो मर्द आपस में इमोशनल बातें करें शायद कुछ इम्पैक्ट हो जाएगा सोसाइटी में। तो करनी चाहिए। बस्ती भाई के साथ वो हुआ। पर 2-3 दिन पहले मेरे एक फ्रेंड है जो अपने, उनका शायद डिवोर्स होने वाला है, तो वो मेरे से बात कर रहे थे, वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए और मैं उनके लिए वहां रहने की कोशिश कर रहा था, और जो मेरे दिमाग में जोक्स आ रहे थे उन्हें भी ब्लॉक कर रहा था, क्योंकि अक्सर आपको जोक्स क्रैक करने होते हैं अपने भाइयों के साथ, पर मैं शांति से उसकी बातें सुन रहा था। ये इतना मुश्किल होता है सर। आदमियों के लिए बहुत मुश्किल तो ये है कि किसी के दुख में हंसे बिना कैसे रहे। इसलिए कहीं किसी की डेथ हो जाए, आप बिहेवियर देखिए आदमी और औरत का वहां पर क्या है। महिलाएं जब जाती हैं जी, वहां कई महिलाएं बैठी हैं आराम से बात कर रही हैं, एक और महिला आई, सब मिलकर रोती हैं जी, एकदम ऑर्केस्ट्रा की तरह से चलता है। तो वो जो महिलाएं शांति से बैठ के बात कर रही हैं, एक की और आती सब कैसे रोने लगती है मैं नहीं समझ पाता, क्योंकि उनका अपने इमोशंस पे ऐसा कैसे कंट्रोल है। सब रोई 5-7 मिनट, फिर वो 7वीं महिला भी चुप हो गई, फिर बातें होने लगी, फिर 8वीं जब भी आएगी फिर 8 और रोएंगे उसके बाद। तो बहुत पता नहीं कैसे मैनेज होता है। अच्छा, आदमी लोगों को आप वहां देखेंगे जी, किसी के दुख में जब जाते हैं 1-8 मिनट हाथ रख के बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा लग रहा है। जिसको बुरा लग रहा है, जिसको दुख हुआ, बोलेगा हाँ कोई बात नहीं, हो जाता है, फिर वो जाके बैठ जाएंगे। आंसू तो भूल ही जाइए आप। फिर 6-7 आदमी जहां बैठेंगे 2-4 मिनट चेहरा नीचे करके सीरियस होंगे, फिर खुसर पुसर शुरू कर देंगे कि भाई सेंसेक्स उठा के नहीं उठा, तुम्हारा काम ठीक चल रहा है।
या फिर वो व्यवस्थाओं में लग जाते हैं, पानी पिलाना सबको, जूते सबके लाइन ठीक कर देना, क्योंकि वो दुख व्यक्त करने के माहौल में रह ही नहीं सकते। जी जी। और आदमियों के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि उनकी परवरिश में उनको सिखा देते हैं कि रोना कमजोरी का लक्षण है। अगर तुम्हारी आंख से आंसू निकलता है तुम लड़की हो, लड़का नहीं हो। तो लड़की होना लड़कों के लिए बहुत ही डिमीनिंग सी बात मान ली गई है, जबकि ये महिलाओं की ताकत है कि वो रो सकती हैं। उनकी दवाई भी है, दवाई है जो हमारे पास स्ट्रेस नहीं है। हुआ, रो लिए, बात खत्म हो गई जी। एक तो हमारा वैसे ही परवरिश का जो स्ट्रक्चर है गलत है, ऊपर से ये जो वैल्यू सिस्टम है कि रोए तो लड़की हो। अब लड़कों की दुनिया में कोई दुखी है, रोना चाहे, सब मजाक बना देते हैं उसका, जबकि सबको साथ देना चाहिए। मिलके ना भी रोएं, कम से कम साथ तो दें, गले तो लगा लें। पर रोना एक ऐसी बेहूदी बन गई है लड़कों की दुनिया में, तो फिर इलाज कहाँ से होगा? स्ट्रेस इकट्ठा होता जा रहा है, रो पा नहीं रहे, तो बहुत क्राइसिस है। लड़कों की दुनिया में क्राइसिस कम नहीं है, बहुत क्राइसिस है। सोल्यूशन है इसका? सॉल्यूशन ये कि एक ऐसी कल्चर जिसमें रोना अच्छी बात मानी जाए। सप्ताह में एक बार रोने का दिन मना लेना चाहिए। जैसे होता है ना, मंगलवार को फास्ट रखना है या फ्राइडे को फास्ट रखना है, ऐसे एक दिन रोने का फिक्स कर दे कि आज रोना ही रोना है, भी आधा घंटा कम से कम रो लो। वो मेरे साथ ध्यान में होता है। हाँ, तो ध्यान में मैंने सुना है कई लोगों को आंसू निकलते हैं। क्योंकि आपको खुद का सामना करना पड़ता है ध्यान में, खुद के जज्बातों का सामना करना पड़ता है। मैं एक बार किसी के फ्यूनरल में गया था, किसी के फैमिली में किसी की डेथ हो गई थी, और मेरा दोस्त था वो। तो जब आप मिलते हो फैमिली मेंबर से फ्यूनरल में, मैंने बस उससे कहा कि यार मैं हूं तेरे लिए, इशारों से, और वो हंसने लगा अपनी फैमिली के सामने। उस दिन मुझे मर्द होने की असलियत के बारे में पता चला कि हर जगह जोक्स होते हैं यार। नहीं, मुझे लगता था जब मेरी माँ की मृत्यु हुई, मुझे लगता था कि मुझे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं वैसा ही हूं जैसे मर्द होते हैं हमारे देश में। वो इमोशनल एक्सप्रेशन कम करते करते इमोशनल ही नहीं रह पाते एक समय के बाद। मैं सरप्राइज था कि इतना कैसे मेरी नेचर चेंज हुई। मैं 1 महीने बोल नहीं पाया, 6 महीने फ्री नहीं हो पाया उस चीज से। 1 साल लग गया मुझे उस माइंडसेट से बाहर निकलने में। इसका मतलब, और मुझे खुशी है कि मैं कम से कम अपनी माँ की मृत्यु पर इतना दुखी हो पाया कि मतलब इमोशंस बचे हुए हैं। ये खुशी की बात है। हर बेटे को इस दौर से गुजरना पड़ता है एट सम स्टेज। गुजरना ही पड़ता है, और बेटा ही गुजरे अच्छा है, माँ ना गुजरे तो ही अच्छा है। मतलब माँ के लिए इस चीज से गुजरना कि बेटा नहीं रहा या बेटी नहीं रही, वो ज्यादा दुख की बात है। तो ज्यादा अच्छा है कि बेटे और बेटी ही इस दर्द को झेले कि उनकी माँ नहीं रही, पिता नहीं रहे। इफ यू डोंट माइंड, एज अ मैन, मैं क्या सीखा उस फेज से? मैंने सीखा कि जीवन में जब तक कोई व्यक्ति है उसकी कद्र ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि जाने के बाद अब कद्र कितनी भी करेंगे तो वो फायदा नहीं है ना। तो मतलब मैं अपनी माँ का बड़ा सम्मान भी करता था और हमारे बीच में बड़ा प्रेम भी था, पर फिर लगता है कि थोड़ा और समय दे पाता, रोज 1 घंटा और बैठ पाता। ये सब दुख तो होता ही है, और ये दुख सबको होना है। जब तक पेरेंट्स हैं आप टाइम बहुत दे नहीं पाएंगे, क्योंकि आप खुद व्यस्त हैं अपनी जिंदगी में। आप सुविधाएं दे देंगे, समय नहीं दे पाएंगे। और समय में दिक्कत ये भी है कि उनकी जनरेशन का थॉट प्रोसेस, रुचियां इतनी अलग हैं कि हम 2, 4, 5 मिनट के बाद कोई कॉमन पॉइंट भी नहीं बचता, क्या बात करें। जो केयर हम कर रहे हैं वो भी हमारी केयर कर रहे हैं, लेकिन अब विचार और अनुभव और दुनिया, जरूरतें इतनी अलग अलग हैं, ज्यादा बात हो नहीं पाती है। लेकिन फिर ये कि जब वो नहीं रहते हैं तो लगता है कि काश और समय दिया होता। ये तो है, ये तो मैं सबको इतना ही बोलता हूँ जिनके पेरेंट्स ऐसी किसी अवस्था में है कि भाई जितना हो सके करो और समय भी दो, बाद में मलाल ना रहे कि कुछ कमी रह गई। ये गिल्ट बड़ा गहरा गिल्ट होता है। मैं लाइफ के उस फेज तक पहुंच गया हूँ जहां मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सारे फैमिली मेंबर्स, मेरे माता पिता, चाचा, मामा, मामी, सब लोग अभी थोड़े थोड़े बच्चे की तरह बन रहे हैं। हाँ, और मुझे अल्फा बनने की जरूरत ज्यादा फील हो रही है। ये भी अजीब फेज है। 30 से 40 की उम्र जिसमें अब आप आने वाले हैं ना, इस उम्र में पेरेंट्स की केयर ज्यादा करने का मामला बनता है। और 40 से 50 के बीच में जनरली
उनकी जुदाई झेलने का समय आता है। जनरली हमारे देश में जो एवरेज एज है उसके हिसाब से, किसी किसी केस में थोड़ा जल्दी होता है, किसी में बहुत बाद में होता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 40 से 50 के बीच में ऐसा झटका लगता है। सो यस, यू हैव टू बी मोर अटेंटिव टुवर्ड्स देम। और क्या होता है इस उम्र में आके ना, उन्होंने जो अचीव करना था मोर और लेस कर लिया होता है, वो रिटायर्ड लाइफ के आसपास पहुंच चुके होते हैं। उनकी रिक्वायरमेंट ये बहुत ज्यादा नहीं है कि फाइनेंशियली कोई सपोर्ट करे, मतलब मिडिल क्लास में, क्योंकि वो जनरली इतना उनके पास होता है कि वो अपना काम चला लेते हैं, वो बहुत बड़ा इशू नहीं होता कई घरों में। उन्हें उनकी उम्र के कुछ दोस्त मिल सकें, ऐसा माहौल आप बना सकें, और उनके साथ दिन में 10 मिनट आधा घंटा कम से कम बैठ के बात कर लें, हो सके तो इमोशनल बातचीत, जो पहले की जनरेशन्स में आसान नहीं होता था। अब जो नई जनरेशन्स हैं, पेरेंट्स के साथ इमोशनल बातचीत ज्यादा कर पा रहे हैं, तो अब नई जनरेशन्स में इमोशन का गैप कम हुआ है, एक्सप्रेसिव ज्यादा हैं बच्चे, और मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स आजकल बच्चों के दोस्त पहले की तुलना में ज्यादा बन पा रहे हैं, विच इज गुड। लेकिन फ्रेंडली कितना ही बन ले, फ्रेंड तो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वो बच्चे नहीं बनाना चाहेंगे ना, फ्रेंड तो क्यों बनाएंगे। पर फ्रेंडली भी अगर हो पा रहे हैं तो ज्यादा अच्छा है। कि मुझे लगता है आज से 30 साल बाद, जब मैं 30 तो शायद बच्चे भी नहीं, मेरे 20-25 ही बच्चे होंगे। आप ये सच में मानते हो? मुझे बचपन में किसी ने कहा कि तुम्हारी उम्र 77 ईयर्स की है। अब मुझे नहीं पता उस बात में कितना वजन है, पर मैं 50 का होने वाला हूं, तो मेरे मन में बैठ गया है कि मैं 77 की एज में मरूंगा। बैठ गया है, हो सकता है एकदम गलत हो, कल का भी क्या भरोसा है। इसको ब्लिक कहते हैं फिलोसफी में। क्या? ब्लिक। ब्लिक का मतलब है कोई ऐसी चीज जिसका कोई कॉग्निटिव एविडेंशियल बेस नहीं है, पर एक बात बैठ गई है मन में, एंड विच यू ट्रीट एज ए फैक्ट एंड यू डिसाइड अबाउट समथिंग ऑन दैट बेसिस। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरी एज 77 तक रहने वाली है, तो मैं प्लानिंग उसी हिसाब से करता हूँ कितने साल बचे हुए हैं। हो सकता है मैं करीब मर जाऊँ, क्या भरोसा, वो तो कोई भरोसा नहीं है। लेकिन हाँ, मतलब मेरा अनुमान है कि वैसे भी तो भारत की एवरेज एज उतनी ही है, तो मैं क्यों मानूं कि उससे ज्यादा मिलेगा। सो ब्लिक इज, जैसे वही मुझे ब्लिक है कि 77 तक करीब रहना है, 25-27 साल अभी है, तो उसी हिसाब से फिर मैं अपनी जिंदगी के बाकी फैसले करूंगा। तुम पूछते हो स्त्री की यौन इच्छा कब होती है? मैं कहता हूं, जब वह महसूस करती है कि उसे देखा नहीं गया, उसे समझा गया है, तब उसके भीतर का सागर हिलता है और तरंगें जन्म लेती हैं। मनुष्य ने स्त्री को बहुत देखा पर कभी समझा नहीं। उसने उसके सौंदर्य को पूजा पर उसकी गहराई को नहीं जाना। उसने उसके शरीर को चाहा पर उसकी आत्मा को नहीं छुआ। और जब तक तुम स्त्री को केवल शरीर के रूप में देखोगे, तुम उसकी यौन इच्छा को कभी नहीं समझ पाओगे। स्त्री की यौन इच्छा केवल संभोग की नहीं होती, वह संपूर्णता की पुकार है। वह चाहती है कोई उसे ऐसे देखे जैसे भगवान अपनी सृष्टि को देखता है, बिना अपेक्षा, बिना स्वार्थ, बिना भय के। स्त्री की इच्छा धीरे धीरे जागती है, जैसे सुबह का सूरज धीरे धीरे धरती को गरमाता है। पुरुष की ऊर्जा ज्वालामुखी की तरह है, क्षण भर में फूट पड़ती है, पर स्त्री की ऊर्जा चांदनी की तरह है, कोमल, गहरी और स्थायी। स्त्री का शरीर फूल की तरह है, उसे बल से नहीं, प्रेम से खोला जा सकता है। एक गलत दृष्टि, एक कठोर शब्द उसके भीतर की कली को बंद कर देता है, पर एक सच्चा शब्द, एक करुणा भरी नजर उसे भीतर तक पिघला देती है। उसकी यौन इच्छा कोई घड़ी की सुई नहीं है जो हर रोज एक ही समय पर घूमती है। यह एक लहर है जो प्रेम से उठती है, सुरक्षा से बढ़ती है और स्वीकृति से खिलती है। जब स्त्री को यह महसूस होता है कि वह सुरक्षित है, कि कोई उसे समझता है, कि उसे प्रेम किया जा रहा है, तब उसके भीतर की ऊर्जा हिलती है। तब वह केवल देह से नहीं, आत्मा से भी प्रेम करने को तैयार होती है। पुरुष सोचता है कि यौन इच्छा केवल शारीरिक प्रतिक्रिया है, पर स्त्री के लिए यह मन और आत्मा दोनों की घटना है। उसका शरीर केवल द्वार है, प्रवेश भीतर से होता है। जब कोई पुरुष उसके मन को छू लेता है, तो उसका शरीर अपने आप खिल उठता है। उसे शब्दों में नहीं चाहिए, उसे संवेदना में चाहिए। वह चाहती है कि कोई उसकी आंखों को देखे, बिना उसे वस्तु बनाए। वह चाहती है कि कोई उसके मौन को सुने, बिना सवाल किए। और जब कोई ऐसा करता है, तब उसकी देह का हर कण प्रेम बन जाता है।
स्त्री का पूरा अस्तित्व चंद्रमा से जुड़ा है। उसका मासिक चक्र उसी की लय में चलता है। हर महीने उसकी ऊर्जा बदलती है। कभी वह भीतर की ओर जाती है, कभी बाहर की ओर। कुछ दिनों में वह सृजनशील होती है, जीवन देने को तैयार होती है। यही वे दिन हैं जब उसकी यौन ऊर्जा सबसे प्रखर होती है। वैज्ञानिक इसे हार्मोन का खेल कहते हैं, पर मैं कहता हूँ यह प्रकृति की योजना है। जब उसका चंद्र पूर्ण होता है तब उसका मन प्रेम के लिए खुला होता है। वह चाहती है कि कोई उसके भीतर के सागर को जाने, न कि केवल उसके किनारों को। स्त्री की यौन इच्छा केवल तब नहीं जागती जब उसका शरीर तैयार हो, बल्कि तब जब उसका मन शांत हो। यदि वह तनाव में है तो उसका शरीर बंद हो जाएगा। यदि वह भय में है तो उसकी ऊर्जा सिकुड़ जाएगी। पर यदि वह सुरक्षित है, सहज है, तो वही ऊर्जा बहने लगती है। इसीलिए जो पुरुष प्रेम को समझता है वही स्त्री के भीतर की इच्छा को जगा सकता है। वह केवल स्पर्श नहीं करता, वह उसके अस्तित्व को छूता है। स्त्री चाहती है कि कोई उसे केवल देखे नहीं, महसूस करे। उसकी यौन इच्छा तब नहीं जागती जब उसे चाहा जाए, बल्कि तब जब उसे समझा जाए। जब उसे यह लगता है कि उसके भीतर जो भाव हैं उन्हें कोई स्वीकार कर रहा है, तब वह खुल जाती है। वह अपने प्रेम में विलीन हो जाती है। उसकी यौन ऊर्जा तब ध्यान बन जाती है। तब वह केवल शरीर नहीं रहती, एक धारा बन जाती है। स्त्री की यौन इच्छा एक गहरी ध्यान अवस्था है। जब वह प्रेम में होती है तो वह अपने अहंकार को भुला देती है। वह केवल अनुभव बन जाती है। वह खुद को मिटा देती है ताकि प्रेम जीवित रह सके। यही स्त्रीत्व की पराकाष्ठा है। जब वह प्रेम करती है तो वह पूरे ब्रह्मांड को स्पर्श करती है। इसलिए स्त्री का प्रेम पुरुष से अधिक दिव्य होता है, क्योंकि उसमें गणना नहीं होती, वहां केवल समर्पण होता है। पुरुष की इच्छा बाहर से शुरू होती है, आंखों से, कल्पना से। स्त्री की इच्छा भीतर से शुरू होती है, भाव से, विश्वास से। पुरुष जल्दी तैयार होता है पर जल्दी थक जाता है। स्त्री धीरे धीरे तैयार होती है पर देर तक बहती है। वह प्रेम के बाद शांत नहीं होती, वह और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि उसके लिए संभोग अंत नहीं, आरंभ है। उसके लिए यह केवल शारीरिक संतुष्टि नहीं, आत्मा का मिलन है। जब कोई स्त्री अपने पुरुष में करुणा देखती है, जब उसे लगता है कि वह केवल चाह का पात्र नहीं, प्रेम का भी पात्र है, तब उसकी यौन इच्छा सबसे गहरी होती है। वह तब अपने संपूर्ण अस्तित्व से प्रेम करती है। उस समय उसका शरीर, उसका मन, उसकी आत्मा सब एक हो जाते हैं। यही एकता उसकी ऊर्जा को दिव्यता में बदल देती है। यदि पुरुष यह समझ ले कि स्त्री को पाने का मार्ग उसकी देह से नहीं, उसके मन से होकर जाता है, तो वह कभी असफल नहीं होगा। जो पुरुष धैर्यवान है, जो प्रतीक्षा कर सकता है, वही सच्चे अर्थों में स्त्री को पा सकता है। प्रेम में जल्दबाजी नहीं होती, प्रेम में प्रतीक्षा होती है, मौन होता है, करुणा होती है। स्त्री के लिए यौन इच्छा कोई पाप नहीं है, यह उसकी सृजनात्मक शक्ति है। उसी से जीवन जन्म लेता है। जब वह प्रेम करती है तो अस्तित्व मुस्कुराता है। जब वह समर्पण करती है तो जीवन नया आकार लेता है। उसकी ऊर्जा एक पुल है जो शरीर से आत्मा तक ले जाती है। स्त्री की यौन इच्छा केवल रासायनिक नहीं, आध्यात्मिक है। हाँ, हार्मोन उसका माध्यम है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन पर वे केवल उपकरण हैं। असली इच्छा तो प्रेम से उठती है। जब उसका मन प्रेम में भीग जाता है, तब वही हार्मोन ध्यान में बदल जाते हैं। तब उसकी देह की हर सांस में संगीत होता है। स्त्री के भीतर एक सागर है। कभी वह शांत है, कभी तूफान में, पर उसके भीतर एक गहराई है। काम से हुआ है जन्म। दो विपरीत कामों के मिलन पर तुम्हारा जीवन खड़ा है। इसलिए करीब करीब असंभव है, मनोवैज्ञानिक के हिसाब से तो बिल्कुल असंभव है कि व्यक्ति काम वासना के पार हो जाए। धर्म शास्त्र भी यही कहते हैं। आत्म पुराण में बड़ा अद्भुत वचन है, कामेन विजितो ब्रह्मा, कामेन विजितो हरा, कामेन विजितो विष्णु सक्रा, कामेन निर्जिता। काम ने जीता ब्रह्मा को, काम ने हराया शंकर को, काम ने हराया विष्णु को। काम से कौन कब जीता, काम से सब हारे। काम का बल तो प्रबल है, और जिसका जितना ज्यादा बल प्रबल है उसके पार होने में उतना ही संघर्ष होगा।
इसलिए कहते हैं वैरी रूप काम। इस जगत में अगर टक्कर ही लेनी हो किसी से, अगर हिम्मत ही हो टक्कर लेने की, अगर संघर्ष करने का और योद्धा बनने का रस हो, तो छोटे मोटे दुश्मन मत चुनना। ख्याल रखना, जितना बड़ा दुश्मन चुनोगे उतनी ही बड़ी तुम्हारी विजय होगी। छोटे मोटे को हरा भी दिया तो क्या सार है। कहते हैं जंगल में, ईसप की कथा है, एक गधे ने सिंह को चुनौती दे दी और कहा अगर हो हिम्मत तो आ मैदान में और हो जाए सीधा युद्ध। लेकिन सिंह चुपचाप चला गया। सियार ये सुन रहा था। उसने थोड़ा आगे बढ़ के सिंह को पूछा कि सम्राट बात क्या है, एक गधे की चुनौती को भी तुम स्वीकार नहीं किए? उन्होंने कहा पागल हुआ, अगर उसकी चुनौती में स्वीकार करूं तो पहले तो अफवाह उड़ जाएगी कि सिंह गधे से लड़ा, ये बदनामी होगी। ऐसा कभी हुआ नहीं, ये हमारी कुल वंश परंपरा में नहीं हुआ कि गधे से लड़े। लड़ना है गधे से, गधे को समाप्त कर दे सकते हैं, लड़ना क्या है। अगर गधा हारा तो उसका कोई अपमान नहीं, हम जीते भी तो कोई सम्मान नहीं। लोग कहेंगे क्या जीते, गधे से जीते। और कहीं भूल चूक जीत गया गधा, गधे हैं इनका भरोसा क्या। तो हम सदा के लिए मारे गए, इसलिए मैं चुपचाप चला आया हूं। गधे से झंझट में पड़ना ठीक नहीं। छोटे से अगर तुम उलझोगे, जीते भी तो छोटे से जीते, और काश हार गए तो छोटे से हारे। दुश्मन जरा सोच के चुनना। मित्र तो कोई भी चल जाएगा, शत्रु जरा सोच के चुनना। शत्रु जरा बड़ा चुनना, क्योंकि चुनौती, संघर्षण तुम्हें अवसर देगा तुम्हारे अपने आत्मविकास का। तो जो बाहर की चीजों से लड़ते रहते हैं वो अगर जीत भी जाएं तो चीजों से ही जीतते हैं। सिकंदर हो कि तैमूर लंग हो कि नादिर शाह हो कि नेपोलियन हो, फैलाने विस्तार सारे जगत पर अपना, तो भी वस्तुओं पर ही विस्तार फैलता है। इसलिए इस देश में हमने उनको सम्मान दिया जिन्होंने अपने को जीता। सबको भी जिन्होंने जीता उन्हें भी हमने वैसा आदर नहीं दिया। हमने आदर उन्हें दिया जिन्होंने स्वयं को जीता, क्योंकि स्वयं को जीतने का एक ही उपाय है और वो है काम ऊर्जा से अतिक्रमण हो जाना, काम ऊर्जा के पार हो जाना। काम ऊर्जा के पार होने का अर्थ है अपने जन्म से मुक्त हो जाना, अपने जीवन से मुक्त हो जाना, अपनी मृत्यु से मुक्त हो जाना। काम ऊर्जा ने तुम्हें जन्म दिया और काम ऊर्जा की उत्फुल्लता ही तुम्हारी जवानी है, तुम्हारा जीवन है। और जब काम की ऊर्जा थक जाएगी और विसर्जित होने लगेगी, वही तुम्हारी मृत्यु होगी। तो तुम्हारे जीवन की सारी कथा प्रथम से लेकर अंत तक काम की कथा है। अगर तुम इस काम के अंतर्गत ही बने रहे तो तुम कभी मालिक की तरह न जिए, एक गुलाम की तरह जिए। स्वयं का मालिक बनना हो और अगर चुनौती ही स्वीकार करनी हो किसी की, तो स्वयं में छिपी इस चुनौती को ही स्वीकार कर लेना उचित है। इसलिए धर्मशास्त्र काम को वैरी रूप कहते हैं। ये सिर्फ निंदा नहीं है, इसमें सम्मान भी छिपा है। वो ये कहते हैं कि अगर शत्रुता ही करनी हो तो काम से करना, क्योंकि कामेन विजितो ब्रह्मा, काम ने ब्रह्मा को भी हराया। कामेन विजितो हरा, काम ने महादेव को भी हराया। तो अब अगर लड़ने योग्य कोई है तो काम ही है। जिससे देवता भी हार गए हों उसको ही जीतने में मनुष्य के भीतर छिपा हुआ फूल खिलेगा। जिससे सब हार गए हों उसको ही जीतने में तुम्हारे भीतर पहली दफे प्रभु का साम्राज्य निर्मित होगा। भारत अकेला देश है जहां हमने बुद्ध पुरुषों के चरणों में देवताओं को झुकाया है। जब सिद्धार्थ गौतम बुद्धत्व को उपलब्ध हुए तो कथा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उनके चरणों में अपना नैवेद्य, अपनी पूजा चढ़ाने आए।
जब महावीर परम ज्ञान को उपलब्ध हुए तो देवताओं ने फूल बरसाए, लेकिन देवता क्यों बरसाते होंगे फूल एक मनुष्य के चरणों में? इसलिए कि ये मनुष्य उस सीमा के भी पार जा चुका जिस सीमा के पार भी देवता भी नहीं गए। अभी इंद्र भी अप्सराओं में उलझा है, अभी स्वर्ग में भी वही काम व्यापार चल रहा है जो पृथ्वी पर चल रहा है। थोड़ा व्यवस्थित चल रहा है, थोड़ा ढंग से चल रहा है। ज्यादा सुंदर स्त्रियां हैं, ज्यादा सुंदर देह है, ज्यादा लंबी आयु है, भोग की सब सुविधाएं सामग्रियां हैं। जो हमने स्वर्ग में देवताओं के लिए व्यवस्था की है वही व्यवस्था विज्ञान आदमी के लिए पृथ्वी पर कर देने की कोशिश कर रहा है। मैंने तो सुना है एक आदमी मरा और स्वर्ग पहुंचा तो वो बड़ा हैरान हुआ। वहां उसने देखा कि कुछ लोग जंजीरों से बंधे, स्वर्ग में जंजीरों से बंधे। उसने द्वारपाल से पूछा कि तो मुझे घबराहट का कारण मालूम होता है, नरक में बंधे हो ये समझ में आता है, इस स्वर्ग में भी अगर बंधन है और लोग जंजीरों में बंधे हैं, ये किस तरह का स्वर्ग है? वो द्वारपाल हंसने लगा। उसने कहा ये अमरीकी है, ये जब से आए तब से ये धुन लगाए कि हमें अमेरिका वापस जाना है, यहां से तो वही बेहतर था। विज्ञान कोशिश कर रहा है कि स्वर्ग को जमीन पर घसीट लाए, लेकिन जमीन पे विज्ञान स्वर्ग ले आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी काम वासना को कितनी ही तृप्ति की सुविधा जुटा दी जाए, तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि काम वासना का स्वभाव अतृप्ति है। जो मिल जाता है उससे ही अतृप्ति हो जाती है, जो नहीं मिला उसी में रस होता है। काम के स्वभाव को समझो, यही उसका बंधन है, यही उसका वैरी रूप। जो मिल जाता है वही व्यर्थ हो जाता है। जिस स्त्री को तुम चाहते थे मिल गई, जिस पुरुष को तुमने चाहा मिल गया, बस तत्क्षण तुम किसी और की चाहने लग गए। बायरन अंग्रेजी का कवि हुआ, उसका अनेक स्त्रियों से संबंध था, सुंदर पुरुष था, प्रतिभाशाली पुरुष था, और महीने 2 महीने से ज्यादा उसका संबंध नहीं चलता था। लेकिन एक स्त्री ने उसे बिल्कुल मजबूर कर दिया विवाह करने को। उसने कहा विवाह नहीं किया तो हाथ भी नहीं छूऊंगी, और वो दीवाना हो गया उसे अपने करीब लेने को। आखिर विवाह के लिए राजी होना पड़ा। जब वो विवाह हो गया और चर्च से बायरन उतरता था अपनी नई विवाहित पत्नी का हाथ पकड़े हुए, सीढ़ियां पार कर रहा था, ठिठक के खड़ा हो गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, आश्चर्य, मैं तेरे लिए दीवाना था, महीनों सोया नहीं, और अभी क्षण भर के लिए तेरा हाथ मेरे हाथ में है, लेकिन तेरा मुझे सुध भूल गई। राह से वो जो स्त्री जा रही, मेरा मन उसके पीछे चला गया। अभी विवाह नहीं हुआ और तलाक शुरू हो गया। जो मिल जाता है उसमें हमारा रस खो जाता है। तुम एक मकान बनाना चाहते थे, बहुत दिन से बना लिया, जब तक नहीं बना था तब तक खूब सपने देखे, खूब सोचा, खूब विचारा, वही धुन थी। फिर मकान बन गया। एक दिन अचानक तुम थके मांदे खड़े हो, कुछ भी तो नहीं मिला। अब तुम और दूसरा मकान बनाने की सोचने लगे। काम की लक्षण यही है कि वो तुम्हें कभी तृप्त न होने देगा। तृप्ति का वहां कोई उपाय नहीं। अतृप्ति की जलती हुई आग ही काम का स्वरूप है। काम से हुआ है जन्म। 2 विपरीत कामों के मिलन पर तुम्हारा जीवन खड़ा है। इसलिए करीब असंभव है, मनोवैज्ञानिक के हिसाब से तो बिल्कुल असंभव है कि व्यक्ति काम वासना के पार हो जाए। धर्म शास्त्र भी यही कहते हैं।
आत्म पुराण में बड़ा अद्भुत वचन है, कामेन विजितो ब्रह्मा, कामेन विजितो हरा, कामेन विजितो विष्णु, सक्रा कामेन निर्जिता। काम ने जीता ब्रह्मा को, काम ने हराया शंकर को, काम ने हराया विष्णु को। काम से कौन कब जीता, काम से सब हारे। काम का बल तो प्रबल है, और जिसका जितना ज्यादा बल प्रबल है उसके पार होने में उतना ही संघर्षण होगा। इसलिए कहते हैं वैरी रूप काम। इस जगत में अगर टक्कर ही लेनी हो किसी से, अगर हिम्मत ही हो टक्कर लेने की, अगर संघर्ष करने का और योद्धा करने का, योद्धा बनने का रस हो, तो छोटे मोटे दुश्मन मत चुनना। ख्याल रखना, जितना बड़ा दुश्मन चुनोगे उतनी ही बड़ी तुम्हारी विजय होगी। छोटे मोटे को हरा भी दिया तो क्या सार है। कहते हैं जंगल में ईसप की कथा है, एक गधे ने सिंह को चुनौती दे दी और कहा अगर हो हिम्मत तो आ मैदान में और हो जाए सीधा युद्ध। लेकिन सिंह चुपचाप चला गया। सियार ये सुन रहा था, उसने थोड़ा आगे बढ़ के सिंह को पूछा कि सम्राट बात क्या है, एक गधे की चुनौती को भी तुम स्वीकार नहीं किए। उन्होंने कहा पागल हुआ, अगर उसकी चुनौती मैं स्वीकार करूं तो पहले तो अफवाह उड़ जाएगी कि सिंह गधे से लड़ा, ये बदनामी होगी। ऐसा कभी हुआ नहीं, ये हमारी कुल वंश परंपरा में नहीं हुआ कि गधे से लड़े। लड़ना है गधे से, गधे को समाप्त कर दे सकते हैं, लड़ना क्या है। अगर गधा हारा तो उसका कोई अपमान नहीं, हम जीते भी तो कोई सम्मान नहीं। लोग कहेंगे क्या जीते, गधे से जीते। और कहीं भूल चूक जीत गया गधा, गधे हैं इनका भरोसा क्या। तो हम सदा के लिए मारे गए, इसलिए मैं चुपचाप चला आया हूं। गधे से झंझट में पड़ना ठीक नहीं। छोटे से अगर तुम उलझोगे, जीते भी तो छोटे से जीते, और काश हार गए तो छोटे से हारे। दुश्मन जरा सोच के चुनना। मित्र तो कोई भी चल जाएगा, शत्रु जरा सोच के चुनना। शत्रु जरा बड़ा चुनना, क्योंकि चुनौती, संघर्षण तुम्हें अवसर देगा तुम्हारे अपने आत्मविकास का। तो जो बाहर की चीजों से लड़ते रहते हैं वो अगर जीत भी जाएं तो चीजों से ही जीतते हैं। सिकंदर हो कि तैमूर लंग हो कि नादिर शाह हो कि नेपोलियन हो, फैलाने विस्तार सारे जगत पर अपना, तो भी वस्तुओं पर ही विस्तार फैलता है। इसलिए इस देश में हमने उनको सम्मान दिया जिन्होंने अपने को जीता। सबको भी जिन्होंने जीता उन्हें भी हमने वैसा आदर नहीं दिया। हमने आदर उन्हें दिया जिन्होंने स्वयं को जीता, क्योंकि स्वयं को जीतने का एक ही उपाय है, और वो है काम ऊर्जा से अतिक्रमण हो जाना, काम ऊर्जा के पार हो जाना। काम ऊर्जा के पार होने का अर्थ है अपने जन्म से मुक्त हो जाना, अपने जीवन से मुक्त हो जाना, अपनी मृत्यु से मुक्त हो जाना। काम ऊर्जा ने तुम्हें जन्म दिया, और काम ऊर्जा की उत्फुल्लता ही तुम्हारी जवानी है, तुम्हारा जीवन है। और जब काम की ऊर्जा थक जाएगी और विसर्जित होने लगेगी, वही तुम्हारी मृत्यु होगी। तो तुम्हारे जीवन की सारी कथा प्रथम से लेकर अंत तक काम की कथा है। अगर तुम इस काम के अंतर्गत ही बने रहे तो तुम कभी मालिक की तरह न जिए, एक गुलाम की तरह जिए। स्वयं का मालिक बनना हो, और अगर चुनौती ही स्वीकार करनी हो किसी की, तो स्वयं में छिपी इस चुनौती को ही स्वीकार कर लेना उचित है। इसलिए धर्मशास्त्र काम को वैरी रूप कहते हैं। ये सिर्फ निंदा नहीं है, इसमें सम्मान भी छिपा है। वो ये कहते हैं कि अगर शत्रुता ही करनी हो तो काम से करना, क्योंकि कामेन विजितो ब्रह्मा, काम ने ब्रह्मा को भी हराया। कामेन विजितो हरा, काम ने महादेव को भी हराया। तो अब अगर लड़ने योग्य कोई है तो काम ही है।
जिससे देवता भी हार गए हों, उसको ही जीतने में मनुष्य के भीतर छिपा हुआ फूल खिलेगा। जिससे सब हार गए हों, उसको ही जीतने में तुम्हारे भीतर पहली दफे प्रभु का साम्राज्य निर्मित होगा। भारत अकेला देश है जहां हमने बुद्ध पुरुषों के चरणों में देवताओं को झुकाया है। जब सिद्धार्थ गौतम बुद्धत्व को उपलब्ध हुए तो कथा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उनके चरणों में अपना नैवेद्य, अपनी पूजा चढ़ाने आए। जब महावीर परम ज्ञान को उपलब्ध हुए तो देवताओं ने फूल बरसाए। लेकिन देवता क्यों बरसाते होंगे फूल एक मनुष्य के चरणों में? इसलिए कि ये मनुष्य उस सीमा के भी पार जा चुका जिस सीमा के पार अभी देवता भी नहीं गए। अभी इंद्र भी अप्सराओं में उलझा है। अभी स्वर्ग में भी वही काम व्यापार चल रहा है जो पृथ्वी पर चल रहा है। थोड़ा व्यवस्थित चल रहा है, थोड़ा ढंग से चल रहा है। ज्यादा सुंदर स्त्रियां हैं, ज्यादा सुंदर देह है, ज्यादा लंबी आयु है, भोग की सब सुविधाएं सामग्रियां हैं। जो हमने स्वर्ग में देवताओं के लिए व्यवस्था की है, वही व्यवस्था विज्ञान आदमी के लिए पृथ्वी पर कर देने की कोशिश कर रहा है। मैंने तो सुना है एक आदमी मरा और स्वर्ग पहुंचा तो वो बड़ा हैरान हुआ। वहां उसने देखा कि कुछ लोग जंजीरों से बंधे, स्वर्ग में जंजीरों से बंधे। उसने द्वारपाल से पूछा कि तो मुझे घबराहट का कारण मालूम होता है। नरक में बंधे हो ये समझ में आता है, इस स्वर्ग में भी अगर बंधन है और लोग जंजीरों में बंधे हैं, ये किस तरह का स्वर्ग है? वो द्वारपाल हंसने लगा। उसने कहा ये अमरीकी है, ये जब से आए तब से ये धुन लगाए कि हमें अमेरिका वापस जाना है, यहां से तो वही बेहतर था। विज्ञान कोशिश कर रहा है कि स्वर्ग को जमीन पे घसीट लाए, लेकिन जमीन पे विज्ञान स्वर्ग ले आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी काम वासना को कितनी ही तृप्ति की सुविधा जुटा दी जाए, तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि काम वासना का स्वभाव अतृप्ति है। जो मिल जाता है उससे ही अतृप्ति हो जाती है, जो नहीं मिला उसी में रस होता है। काम के स्वभाव को समझो, यही उसका बंधन है, यही उसका वैरी रूप। जो मिल जाता है वही व्यर्थ हो जाता है। जिस स्त्री को तुम चाहते थे मिल गई, जिस पुरुष को तुमने चाहा मिल गया, बस तत्क्षण तुम किसी और की चाहने लग गए। बायरन अंग्रेजी का कवि हुआ, उसका अनेक स्त्रियों से संबंध था, सुंदर पुरुष था, प्रतिभाशाली पुरुष था, और महीने 2 महीने से ज्यादा उसका संबंध नहीं चलता था। लेकिन एक स्त्री ने उसे बिल्कुल मजबूर कर दिया विवाह करने को। उसने कहा विवाह नहीं किया तो हाथ भी नहीं छूऊंगी, और वो दीवाना हो गया उसे अपने करीब लेने को। आखिर विवाह के लिए राजी होना पड़ा। जब वो विवाह हो गया और चर्च से बायरन उतरता था अपनी नई विवाहित पत्नी का हाथ पकड़े हुए, सीढ़ियां पार कर रहा था, छिटक के खड़ा हो गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, आश्चर्य, मैं तेरे लिए दीवाना था, महीनों सोया नहीं, और अभी क्षण भर के लिए तेरा हाथ मेरे हाथ में है, लेकिन तेरा मुझे सुध भूल गई। राह से वो जो स्त्री जा रही, मेरा मन उसके पीछे चला गया। अभी विवाह नहीं हुआ और तलाक शुरू हो गया। जो मिल जाता है उसमें हमारा रस खो जाता है। तुम एक मकान बनाना चाहते थे, बहुत दिन से बना लिया, जब तक नहीं बना था तब तक खूब सपने देखे, खूब सोचा, खूब विचारा, वही धुन थी। फिर मकान बन गया। एक दिन अचानक तुम थके मांदे खड़े हो, कुछ भी तो नहीं मिला। अब तुम और दूसरा मकान बनाने की सोचने लगे। काम की लक्षण यही है कि वो तुम्हें कभी तृप्त न होने देगा,
तृप्ति का वहां कोई उपाय नहीं। अतृप्ति की जलती हुई आग ही काम का स्वरूप है।